चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आप लोग को याद होगा कि कल हमने कंपनी इनकॉर्पोरेशन को स्टार्ट किया था। कंपनी इनकॉर्पोरेशन में हमने कहा था कि कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एससीसीपी के पोर्टल पे अपना लॉगिन बनाना है, ठीक है? उसके लिए मैंने आपको बताया था, स्क्रीन शेयर कर दूँ आप लोग के साथ में। हम सबसे पहले ई सर्विसेज़ के पोर्टल पे जाएँगे, ठीक है? उसके लिए हमने कहा था कि आप क्या करें, गूगल पे जाएँ। जब आप गूगल पे आ जाएँगे, आपने एससीसीपी लिखना है। जब आप एससीसीपी लिखेंगे तो ई सर्विसेज़ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे। जब आप ई सर्विसेज़ पे क्लिक कर देंगे तो एक नई स्क्रीन अपीयर हो जाएगी, जो कि 1 मिनट रुकें, शायद डाउन जा रही है वेबसाइट। ps.scp। कोई अपने पास ये ओपन करके देखिएगा, आप लोग के पास ये वेबसाइट ओपन हो रही है या कि वैसे इनकी वेबसाइट अभी बंद जा रही है? अच्छा, वर्क नहीं कर रही ई सर्विसेज़ की वेबसाइट। अच्छा, समटाइम ना ये शेड्यूल मेंटेनेंस होती है, जो ये आफ्टर ऑफिस आवर्स ये स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ फर्स्ट क्लास कि यहाँ पे इसको ग्लिच आ रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि बजाय कि हम इसका वेट करते रहें और जब नहीं चल रही तो हम बेहतर ये है कि इनकम टैक्स को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो हम इनकम टैक्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी? मुझे 1 मिनट दें ताकि मैं इनकम टैक्स के नोट्स खोल लूँ। ये वाली चीज़ पेंडिंग है, लेकिन ये नहीं है कि हम अब इसका वेट करते रहें अगर वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा आतिफ़ भाई, कोई मसला नहीं है, ये आफ्टर ऑफिस आवर्स ना ये नॉर्मली वीकेंड पे करते होते हैं, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं उन्होंने क्यों वीकडेज़ में कर दिया है। इसलिए नहीं ओपन हो रही होगी कि इनकी मेंटेनेंस चल रही होगी, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, तो उसको वो सेट करते हैं उनके आईटी वाले ना। चलें हम अपना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, स्क्रीन आप लोग को नज़र आ रही होगी, हमारा इस कोर्स का कोई प्योरली ऑब्जेक्टिव थ्योरी नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रैक्टिकल, ठीक है? लेकिन कहीं-कहीं जो मुझे ज़रूरत फ़ील होती है कि हमें पहले अपनी फाउंडेशन बनाने के लिए थ्योरी पढ़नी चाहिए, सो दैट कि मैं अगर आपको प्रैक्टिकल कराऊँ और आपको समझ ही ना आए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो मैं इसलिए कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है? तो आज हम इनकम टैक्स पे आए हैं, ठीक है? तो इनकम टैक्स को डिस्कस करने लगे हैं। बेसिकली मैं तो आया था आपके पास एससीसीपी के लिए कि हम कंपनी की कंप्लीशन करेंगे, लेकिन अब पोर्टल की वजह से हमें अनफॉर्च्यूनेटली इस तरह मूव करना पड़ रहा है। टैक्सेशन में सबसे पहले आपको बताते जाएँ कि इनकम टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है, एफईडी होती है। लेकिन हमारे क्योंकि कोर्स में हमने 2 चीज़ें पढ़नी है, इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स। तो आपको बताते चलें कि जो इनकम टैक्स होता है ना, ये बेसिकली क्या है, अगर हम इसको बिल्कुल दोनों अल्फ़ाज़ को अलग-अलग कर दें, इनकम टैक्स, यानी कि आप कुछ अर्न कर रहे होगे, उस पे टैक्स दे रहे होगे, और ये क्या चीज़ होगी? इनकम होगी। अब इनकम किसी भी बंदे की कहाँ-कहाँ से आ सकती है? वो सैलरी से आ सकती है, वो हो सकता है उसके पास प्रॉपर्टी हो, उसने रेंट पे लगाई हो, ये हो सकता है वो बंदा बिज़नेस कर रहा हो, ये हो सकता है कि उसने कोई प्रीशियस मेटल्स कुछ चीज़ें बाय करके रखी हों, उनको सेल कर रहा हो, ठीक है? कोई चीज़ें वो सेल कर रहा हो, ठीक है? उससे उसको कोई प्रॉफ़िट आ रहा हो, या इसके अलावा कोई और अदर सोर्स हो सकता है, ठीक है? तो इनकम टैक्स को हम कहते हैं जी, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिस बंदे ने पे किया उसी का एक्सपेंस है, ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर मैं सैलरी कहीं से लेता हूँ, वहाँ पे टैक्स कट जाता है, तो वो वाला टैक्स मैंने किसी और बंदे से लेना नहीं है, वो बल्कि मैंने बर्दाश्त करना है। तो वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। दूसरे नंबर पे आता है सेल्स टैक्स। अब सेल्स टैक्स क्या होता है? इसमें आपको पता है, जब आप किसी बंदे से चीज़ लेते हैं ना, नॉर्मली मैं आपको आसान अल्फाज़ में बताऊँ, कोई टूथपेस्ट हो गया, कोई शैम्पू है, कोई चाय है, कोई भी चीज़ आप लेके आते हैं तो उसपे सेल्स टैक्स लगा होता है, कुछ सिगरेट्स हैं, तो उसमें होता क्या है कि आपसे ले रहा होता है दुकानदार, जो सेल टैक्स है। दुकानदार से पहले चीज़ें जिसने बनाई है उससे उसने लिया होगा और उस बंदे ने गवर्नमेंट को दिया होगा।
ये अब बहुत डिटेल में सेल्स टैक्स में आपको बताऊँगा, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ कि सेल्स टैक्स हमेशा एंड कंज़्यूमर जो बंदा चीज़ यूज़ करता है, उसने बियर करना होता है। ना कि आपके मतलब ये समझे कि जो बंदा पे कर रहा है ना, उसने बियर नहीं करना, बल्कि जिस बंदे के पास जो चीज़ आएगी, जो एंड कंज़्यूमर होगा, जो एंड पे चीज़ को यूज़ कर रहा होगा, वो वाला बंदा सेल्स टैक्स देगा। कभी ऐसा नहीं होता जब आप कहते हैं ना, सपोज़ करिए मैंने एक मैन्युफैक्चरर हूँ, चीज़ों को बनाता हूँ। मैंने चीज़ें बनाई, तो मैंने उसका सेल्स टैक्स क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है और गवर्नमेंट को पे करना है, तो मैंने वो वाला टैक्स फिर अगले बंदे से, जिस बंदे को मैं बेचूँगा, उससे ले लूँगा। वो बंदा अगले बंदे से ले लेगा। तो यानी कि जब एंड कंज़्यूमर तक पहुँचेगी, तो एंड कंज़्यूमर से सारे पैसे ले लिए जाएँगे। ठीक है? नहीं, असल में सफदर साहब, ये आप एसईसीपी की मेन वेबसाइट खोल रहे हैं, ई-सर्विसेज़ का पोर्टल नहीं काम कर रहा है, जहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। अच्छा जी, अगर हम टैक्सेशन में चले जाएँ, तो हमारा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, एक बात याद रखिएगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सफिशिएंट इटसेल्फ नहीं है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 3 हिस्से हैं। आपको बताते चलें कि 3 हिस्सों से मुराद क्या है। ये इन्फिनिक्स भाई और बाकी सारे लोगों को मैंने क्लास में भी रिक्वेस्ट की है, कल भी और आज भी, मतलब ग्रुप में भी रिक्वेस्ट की थी कि सारे लोग अपने नाम से जॉइन करें। लेकिन मेरा ख़्याल है कि कोई आप भाइयों को असर नहीं होता। ताकि मैं अगले बंदे को उसके नाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बंदा, डिस्कशन होती है ना, तो वन टू वन बंदा डिस्कस करता है। खैर, हमारे पास इनकम टैक्स के लिए एक तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, आईटीओ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। उसके 242 सेक्शन है और उसके 12 शेड्यूल हैं, ठीक है? किस सेक्शन में क्या है, किस शेड्यूल में क्या है, आपको मोटी-मोटी चीज़ें सारी इंशाल्लाह जो कोर्स के अकॉर्डिंग है, टाइम टू टाइम बताई जाएँगी। फिर हैं इसके साथ रूल्स। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, ये आपको बताता है कि हमने क्या करना है, ठीक है? यानी कि व्हाट टू डू, ये आपको बताएगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। जो इनकम टैक्स रूल्स होंगे, ये बताएँगे हाउ टू डू, कि हमने किसी चीज़ को कैसे करना है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपका सब्टेंटिव लॉ है, जबकि इनकम टैक्स रूल जो है वो प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है? ये ऐसे ही है कि जैसे आसान अल्फाज में समझाने के लिए मैं आपको कहूँ कि अच्छा जी, आप ऐसा करें, ये वाला काम कर लें, ठीक है? मिसाल के तौर पे, यार ऐसा करो कि तुम यहाँ से, मतलब सपोज़ करें कि ये चीज़ मुझे बना के दो, ठीक है? ये चीज़ क्या, कि मुझे ये जी एक लिटिगेशन का कोई केस है, वो तैयार करके दो। आप कहेंगे भाई तैयार कैसे करना है? इसमें मैं क्या पढ़ूँ, क्या चीज़ करूँ? तो मैं कहूँगा अच्छा, इसके लिए फलाँ कानून पढ़ो। कंपनी बनानी है ना? मैं आपको कहता हूँ कंपनी बना लो। आप कहेंगे भाई कंपनी बनानी कैसे है? मुझे कोई तरीका तो बताओ, कोई पोर्टल तो बताओ। ये जो तरीका है, कोई डिटेल है, वो रूल्स में होती है, ठीक है? जो मैं कह रहा हूँ कंपनी बनाओ, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में होगा। ये ऐसे ही है, सिर्फ़ समझाने की हद तक, जैसे कुरान मजीद कहता है नमाज़ पढ़ो, और नमाज़ कैसे पढ़नी है वो आपको कौन बताती है? सुन्नह बताती है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपको बताएगा कि कोई चीज़ करनी है। इनकम टैक्स रूल्स आपको बताएँगे कि कैसे करना है। फिर ये दोनों चीज़ें सफिशिएंट नहीं हैं। इसके साथ एक चीज़ अदर्स में आती है, अदर्स में क्या होते हैं? एसआर होते हैं। एसआरओ क्या है? स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स। ये इक्विवेलेंट टू लॉ होते हैं, जैसे कानून है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इसी तरह ये है, ठीक है? तो ये चीज़ें एफबीआर के पास पावर्स हैं कि वो उसको अपने इनकम टैक्स के मैटर में या सेल टैक्स के मैटर में वो एसआरओ जारी कर सकते हैं। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, काइंडली रिपीट। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें बताएगा व्हाट टू डू, एंड हसन सफदर साहब जो इनकम टैक्स रूल्स हैं वो बताएँगे हाउ टू डू। मैं मिसाल देता हूँ, क्या करना है, व्हाट टू डू क्या है? नमाज़ पढ़ो, ठीक है? कैसे पढ़नी है? ये है हाउ टू डू। तो ये कौन बता रहा है? सुन्नाह बता रहा है, ठीक है? तो आई होप आप लोग को दोनों चीज़ों में क्लैरिटी हो गई है। अच्छा, उसके बाद जो अदर्स हैं, इसमें एसआरओ है। एसआरओ क्या है? स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स, ठीक है? जो स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं, ये इक्विवेलेंट टू ऐसे ही हैं जैसे कानून होते हैं। उसके बाद होते हैं सर्कुलर्स, ठीक है? सर्कुलर्स कैसे एफबीआर इश्यू करता है? सर्कुलर होता है किसी चीज़ के, किसी सेक्शन की एक्सप्लेनेशन। जब एफबीआर को लगता है कि लोग इस चीज़ को गलत कर रहे हैं या टैक्स वाले गलत कर रहे हैं, मतलब कंसल्टेंट गलत कर रहा है या ये हमारे ऑफिसर गलत कर रहे हैं, तो सेक्शन 206 की रूह से एफबीआर क्या करता है? सर्कुलर जारी करता है। सर्कुलर कोई लॉ नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, ये एक एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी टैक्स के पॉइंट की, किसी सेक्शन की या किसी मैटर की। फिर सर्कुलर लेटर्स होते हैं। सर्कुलर लेटर्स एंड सर्कुलर में थोड़ा-सा डिफरेंस ये है, सर्कुलर लेटर्स लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। जो सर्कुलर लेटर्स होते हैं, इसमें एफबीआर के सीनियर लोग या सीनियर जो
और वो रैंकिंग में ऑफिसर्स होते हैं, वो अपने जूनियर्स को कुछ डायरेक्शन देते हैं, वो सेक्शन 213 के तहत देते हैं। इन तीनों चीजों को मिला लें तो ये हमारा क्या बन जाता है, इनकम टैक्स का प्रॉपर कानून। तो यानी कि तीन चीजों को मिला के हमारा इनकम टैक्स का कानून बनता है। कभी भी आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को अकेला पढ़ेंगे तो वो अधूरा होगा। इनकम टैक्स रूल्स को अकेला पढ़ेंगे तो वो समझो इनकम टैक्स रूल्स तो अकेले हैं ही कुछ नहीं, बिल्कुल वो अधूरी चीज है, क्योंकि वो तो कनेक्ट होके पढ़ने हैं हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के साथ। देन जो अदर्स हैं, ये चीजें भी आपकी, अगर एसआरओ को कहूँ तो ये इटसेल्फ कुछ ना कुछ वर्थ रखता है, लेकिन सर्कुलर इटसेल्फ कुछ वर्थ वर्थ नहीं रखता। मैं मिसाल देता हूँ, अगर हमें मतलब कोई कहे ही ना कि नमाज पढ़ो, एक बात है, तो हम ऐसे कहें अच्छा नमाज ऐसे पढ़ी जाती है, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, इसमें ये चीजें होती हैं, तो आप कहेंगे यार ये क्या बंदा बोलने लग गया। यानी कि ऑर्डिनेंस आपको पहले बताएगा कि ये करना है, कैसे करना है वो फिर आपको रूल्स बताएंगे। ठीक है, अगर कोई चीज आपको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं की जा रही, ठीक है, या एफबीआर को लग रहा है कि यार ये टैक्स कंसल्टेंट भी गलत कर रहे हैं, हमारे ऑफिसर भी गलत कर रहे हैं, तो उस पर वो सर्कुलर जारी कर देंगे। या कोई चीज अचानक से एफबीआर को कोई इंट्रोड्यूस करनी होती है, तो वो अपनी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए एसआरओ जारी कर देते हैं। सर, सर्कुलर लेटर्स आर बेसिकली प्रोसेस करेक्शन इफ एनीथिंग हैपेंस रॉन्ग, एम आई राइट सर? हाँ, तकरीबन आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। हसन सफदर साहब, आपको ये बार बार वेबसाइट भेजने की जरूरत नहीं है। ये वाली वेबसाइट यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन नहीं होती, वो ई सर्विसेज पे होती है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आप काइंडली उसी को फोकस कर लें। हालांकि मैंने भी उसी का सोचा हुआ था, मजबूरी से हमें ये वाली चीज पढ़ानी पड़ रही है, ठीक है। और ये मेरा भी देखें कि मैं बिल्कुल पढ़ के नहीं आया, मैं अचानक से मतलब देख के नहीं आया, जो चीज आ गई मैंने कहा चलो आपको पढ़ा देता हूँ। ये कोई 6 को दफा आ चुकी है मतलब मेरी तरफ, तो ये आप देखेंगे ऊपर तो बार बार आ रही है मुझे तो। अच्छा जी, देन सेल टैक्स है। सेल टैक्स बेसिकली टैक्सेशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो सेल टैक्स होता है बेसिकली इसके लिए, अगर गुड्स हैं तो ये वफाकी गवर्नमेंट उस पर सेल टैक्स लेती है। अगर सर्विसेज हैं तो हर सूबा 18वीं तरमीम के बाद हर सूबा सर्विसेज पे, जो सूबे के अंदर सर्विसेज दी जा रही हैं, मैं मिसाल देता हूँ, एक वकील रावलपिंडी में बैठता है, तो रावलपिंडी आल तो वकील टैक्स देते नहीं देते, वो उस चीज पे मैं नहीं जानता। जो रावलपिंडी में लोग बैठे हुए हैं वकील, तो वो रावलपिंडी में पंजाब की जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है उसको सेल टैक्स देंगे। और एक बंदा सिंध में बैठा हुआ है तो एसआरबी सिंध रेवेन्यू बोर्ड को देगा। किस चीज पे, सर्विस पे सेल टैक्स कितना है वो हम सेल टैक्स में जाके देखेंगे। ठीक है, ये टैक्सेशन का मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, इसको अभी आप फॉर द टाइम बिंग छोड़ दें, स्किप कर दें। उसकी वजह ये है कि ये वाली चीज बहुत एडवांस है और हमारे सिलेबस का ये पार्ट नहीं है। ठीक है, सेल टैक्स इज जस्ट अ वैट वैल्यू एडिशन टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स टू एंड यूजर। जी जी, सरदार उसामा खान साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो हम आपको बताते चलें, जो एस आर ओ अभी मैंने आपको बोला था, एस आर ओ को मजीद हम एक्सप्लेन करते हैं। एस आर ओ इशू करता है एफ बी आर। एस आर ओ कब इशू होगा? जहां कानून में कहीं भी लिखा होगा एज मे बी प्रोवाइडेड। जब आप कहीं कानून में पढ़ लें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एज मे बी प्रोवाइडेड, तो फौरी तौर पे आपके जहन में आ जाना चाहिए कि इस चीज पे एफबीआर ने लाजमी तौर पे कोई ना कोई एसआरओ जारी किया हुआ है। वो अब आपने ढूंढना है, ठीक है। वो आप गूगल करें, वो आप किसी सीनियर से पूछें, किसी और दोस्त से मशवरा लें। तो ये एफबीआर की जो पावर है एसआरओ जारी करने की, इसको कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, जो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, ये वाली चीज आप कह लें बाइंडिंग है हर बंदे पे। वो एफबीआर पे भी बाइंडिंग है, वो टैक्स पेयर पे भी बाइंडिंग है। ठीक है, हालांकि इशू करने वाला भी एफबीआर है, लेकिन बाइंडिंग दोनों पार्टीज पे है। अब दूसरी तरफ हम चले जाते हैं सर्कुलर पे। जो सर्कुलर होता है ये एफबीआर इशू करता है ताकि वो क्या कर सके, एफबीआर कंसिस्टेंसी को अचीव कर सके। दूसरे नंबर पे गाइड कर सके टैक्स पेयर को। ठीक है, यानी कि ये फिर आप कह लें कि किस चीज की एक्सप्लेनेशन है, लेकिन बाइंडिंग किस किस पे है ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये जो सर्कुलर होते हैं ये बाइंडिंग होते हैं ऑन डिपार्टमेंट स्टाफ अदर देन कमिश्नर अपील्स, और टैक्स पेयर पे ये बाइंडिंग नहीं होते। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसकी वजह ये मेरे भाई, किसी सर्कुलर की वजह से एफबीआर वाले आपको कहें कि आप पे ये वाली चीज टैक्स बनता है, आप कहें भाईजान सेक्शन 206 एंड 214 को मिला के मैंने पढ़ा हुआ है कि ये चीज मुझ पे बाइंडिंग नहीं है, मुझे आप किस तरह समझा दें, अगर बाइंडिंग है तो मैं टैक्स देता हूँ, उन्हें तो नहीं देता। बाइंडिंग मीन्स के उस बंदे पे एप्लीकेबल है या उसने फॉलो करना है। मैं कहता हूँ ना कि ये वाले अल्लाह के अहकाम हम पे क्या है, बाइंडिंग है। अल्लाह ताला हमें कहता है नमाज पढ़ो, तो ये वाला अल्लाह ताला का हुक्म हम पे क्या है, बाइंडिंग है। ठीक है, बाइंडिंग वो चीज होती है जिसको हमने फॉलो
करना होता है, ठीक है। उसके बाद कमिश्नर अपील्स पे ये वाली चीज बाइंडिंग नहीं होती, ठीक है। यानी कि कमिश्नर अपील्स पे सर्कुलर को ना भी माने तो खैर है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, आपके साथ सेक्शन लिखे हुए हैं मेरा भाई, आप इस चीज को पढ़ लीजिएगा, उन सेक्शंस के रूप से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर तीसरे नंबर पे गाइडेंस टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज होती है। क्या चीज, ये जो सर्कुलर लेटर्स होते हैं, ये गाइडेंस होती है किसको, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, ठीक है। ये असिस्ट करते हैं, गाइड करते हैं या इंस्ट्रक्ट करते हैं, कौन, सर्कुलर लेटर्स, किन को, ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, ठीक है। और ये जिस तरह ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ये कॉपी पेस्ट है, ये कमिश्नर अपील्स पे तो अप्लाई नहीं होते जो सर्कुलर लेटर्स हैं, लेकिन बाकी सारे स्टाफ पे ये एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है जी। मैं अभी इस पे आगे नहीं जा रहा। मुझे आप लोगों में से जो बंदा माशाल्लाह समझता है कि मुझे बिल्कुल एक्यूरेट पता है, मुझे ये बताएं कि एक्ट वर्सेस ऑर्डिनेंस में क्या फर्क होता है। क्योंकि हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ना, जो टैक्स का कानून है, वो क्या है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जिसको मैंने शॉर्ट करके आईटीओ लिखा है। मुझे आप बता दें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होता है वो वर्सेस अगर ये इनकम टैक्स एक्ट होता। मेरा बस सिंपल सा सवाल ये है कि एक्ट वर्सेस ऑर्डिनेंस दोनों में फर्क क्या है। मैं इनकम टैक्स को भी छोड़ दें, बस दो चीजों में मुझे फर्क बता दें, एक्ट वर्सेस ऑर्डिनेंस। सर जो ऑर्डिनेंस है वो सदारती हुक्म से इशू होता है, और जो एक्ट है वो हमारी जो कौमी असम्बली है या नेशनल असम्बली वहाँ से पास होके जो आता है उसको कहते हैं। सर अधूरी हैं चीजें, आपने कुछ मुनासिब बताया लेकिन अधूरी हैं, कंप्लीट नहीं। कोई और साहब। सर ये जो ऑर्डिनेंस होता है वो मार्शल लॉ के दौर में यानी कि लगता है पार्लियामेंट जब वजूद में ना आए। अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है भाई। सर जी ऐसा है कि जो ऑर्डिनेंस है वो 3 मंथ के लिए होता है सदारती हुक्म के ऊपर। ठीक है, और अच्छा जो एक्ट होगा वो प्रॉपरली पार्लियामेंट से, लोअर हाउस से, फिर अपर हाउस से प्रॉपरली जाएगा और एक्सेप्ट होगा तो फिर उसे एक्ट होगा। अनटिल लेकिन ये हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे अगर ऑर्डिनेंस को 3 माह से ज्यादा एक टाइम लिमिट में रिजल्ट निकल के अगर उस पर होता है तो उसे प्रॉपरली आगे भी लेके जाया जा सकता है। तो वो ऑर्डिनेंस, उसके मतलब ऑर्डिनेंस कहेंगे। इस तरह मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस है, जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। उसके बाद जुवेनाइल एक्ट का, जुवेनाइल के नीचे एक्ट के साथ एक और छोटा ऑर्डिनेंस भी आता है, रिजल्ट से निकल गया। अच्छा, इस तरह लेके चलते, लेकिन ये है कि 3 मंथ की फर्स्ट लिमिट होती है ऑर्डिनेंस की। 3 माह के बाद फिर क्या होगा भाई। 3 माह के बाद अगर फिर भी वो चलता है तो उसके बाद एक और लिमिट होती है, और अगर उसे लेके चल सकते तो अगर वो और क्या जरूरी लिमिट है होती है, तो मुझे बताएं ना। ये मेरे ज़हन से निकल गई है अभी, क्योंकि हमने अच्छा, बीएस लॉ में की पढ़ा तो स्टार्ट में प्रैक्टिस चले और थ्री मैं बताता की। हूँ, जब मैं बताता हूँ, ठीक हो, बता दिया। सर इसमें ये है कि जब नेशनल असेंबली सेशन में नहीं ना होती, तो जी उस जी, वक्त जो है, उस वक्त ये जो है ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। ठीक है। और उसको अगर बाद में उसको मतलब उसके ऊपर अपनी एसेंट शो कर दी जाए, बाद में जब कानून बन जाता है, मतलब जब असेंबली जो है वो सेशन में आ जाती है, तो फिर उसको जो है वो एक्ट बना दिया जाता है। अच्छा, एमन कहते हैं एक्ट पास बाय लेजिस्लेचर इन द पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंस पास बाय द म्युनिसिपैलिटीज। नहीं, मेरा ख्याल है अहमद ने, मेरा ख्याल है कि कोई यूके शोके का ला पढ़ लिया हुआ है। ये जो म्यूनसिपैलिटीज ला के बता रही है, गूगल कर लिया है। चलिए मैं बताता हूँ जी, बस सारे म्यूट कर लें प्लीज। भाईजान होता इस तरह से है, जो आपका गूगल किया है। अच्छा चलो छोड़िए। अच्छा जी, जो ऑर्डिनेंस होता है ना, याद रखिएगा, ऑर्डिनेंस बेसिकली 3 तरह के होते हैं, ठीक है। चल तो ये आपको वाज़ह कर दूं। एक ऑर्डिनेंस वो होता है जो गवर्नर लाता है, वो उस सूबे के लिए होता है, ठीक है। आप कहें ये तो आपने बड़ी बात है, हम बता दिए, शुगर ना लगा लीजिएगा। एक ऑर्डिनेंस वो है जो आपके एक सूबे के लिए होगा, ठीक है, वो गवर्नर लाएगा। जो जो पूरे पाकिस्तान के लिए ऑर्डिनेंस होता है, वो 2 तरह के लोग लाते हैं। एक तो लाएगा प्रेसिडेंट जब नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन होगी, ठीक है। उस ऑर्डिनेंस की मुद्दत 120 डेज होगी, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। जब आप 120 डेज कहें या 4 महीने कहें ना, भाई साहब ने, उसामा ने गलत बताया 3 महीने, ये 4 महीने भी कहते फिर भी मैं कहता गलत बताया, क्योंकि और जो 4 महीने वर्सेस 120 डेज, दोनों में फर्क है, ठीक है। चाहे वो एक दिन का फर्क पड़े, एक दिन आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, तो एक दिन से भी बड़ी सारी चीजें बदल जाती हैं। आप एक सजा किसी को दिलवानी हो तो आपको पता है बड़ा फर्क है।
तो 120 डेज के लिए ऑर्डिनेंस होता है जो प्रेसिडेंट साहब लाते हैं जब नेशनल असेंबली सेशन में नहीं होती तो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 120 डेज के बाद आप चाहें तो उस चीज को एक फर्दर 120 डेज के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा नाज, मेरी तरफ से वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है, अपने फोन का आप वॉल्यूम देखें बिल्कुल मेरी साइड से। बाकी अगर किसी साहब को एतराज है वॉल्यूम का मुझे काइंडली बताएंगे प्लीज, सो डैट कि अगर है तो मुझे बता दें। ये वॉइस ठीक आ रही है आप लोग को? जी जी परफेक्ट। बिल्कुल। बिल्कुल जी ठीक सर आ रही ठीक आ रही। जी ये मेरा ख्याल है इनकी तरफ कोई इशू है। अच्छा जी सर, बात ये है कि जो नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन होगी तो 120 दिन के लिए जो ऑर्डिनेंस आएगा उसको फर्दर 120 डेज के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अचानक से जैसे आजकल हमारे मुल्क के हालात हैं कि गवर्नमेंट को लगा जो ऑर्डिनेंस रात को सदर साहब ले आए हैं, ठीक है, तो ये वाली चीज जो है मतलब ये सही नहीं है, तो नेशनल असेंबली बुला के फौरी तौर पे उस ऑर्डिनेंस को मतरूक या खत्म किया जा सकता है या मनसूख किया जा सकता है, जिसको हम रिपील भी कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब ऑर्डिनेंस अगर 120 दिन के लिए होता है तो ये फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कैसे चल रहा है? बेसिकली ये दूसरा वो है जो मैं आपको कह रहा था कि एक सूबे के लिए होता है गवर्नर लाता है, बाकी दो मैंने आपको कहे थे, एक प्रेसिडेंट वाला और एक प्रेसिडेंट के अलावा वाला जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या जिसको डिक्टेटर कह लें। देखना या नीचे गाड़ी खड़ी है तो बता देना। तो जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लाते हैं, ठीक है, ये वो वाले ऑर्डिनेंस होते हैं जिनकी मजीद कानून में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसकी आप 120 दिन के बाद अप्रूवल लेंगे। बात याद रखिएगा कि अगर एक प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेके आता है तो 120 दिन के बाद या तो रिपील होगा या फिर वो मजीद 120 दिन के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। और एक्सटेंड किसने करना है? नेशनल असेंबली ने करना है। ठीक है, अगर नेशनल असेंबली चाहेगी तो एक्सटेंड हो जाएगा, अगर नेशनल असेंबली चाहेगी तो एक्सटेंड नहीं होगा। ठीक है। और फर्दर ये है कि अगर वो उस पर असेंट दे दें तो वो फिर ऑर्डिनेंस नहीं रहेगा बल्कि वो वाला एक्ट बन जाएगा। ठीक है। अगली बात ये रही कि आपका रिपील मींस कैंसल, मनसूख, खत्म हो जाना। ठीक है, खत्म कर देना, खत्म हो जाना। अच्छा अगली बात ये रही कि जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर वाला है तो फिर उसको ये समझें कि वो ऐसे ही है जैसे एक्ट होता है लेकिन उसका नाम ऑर्डिनेंस रहता है। जैसे अभी बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, जैसे आपका कानून शहादत ऑर्डर जो भी मेरे ख्याल 1984 ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैसे आपका ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980, जैसे आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपका 2001, जैसे आपका इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, ठीक है, 2001। इस तरह के डिफरेंट किस्म के कवानीन आप ढूंढेंगे जो अभी तक चल रहा हो और वो ऑर्डिनेंस लिखा हो तो आपने फौरी समझ जाना है कि ये वाला फिर ऑर्डिनेंस किसी चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में आया है। ठीक है। तो अब हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फौरी तौर पे आप समझ जाएं कि ये कौन लेके आए थे, आपके मुशर्रफ साहब लेके आए थे। ठीक है। किसी बंदे का सवाल है यहाँ पे? सर एक दफ़ा प्लीज़ दोबारा रिपीट कर दें थोड़ा सा इसको ना, मतलब शॉर्ट करके। ये जो आपने नेशनल लेवल पे बताया, एक हो गया प्रेसिडेंट का और दूसरा हो अच्छा चलो गया मार्शल समराइज, एडमिनिस्ट्रेटर का। अच्छा चलो समराइज करते हैं। समराइज करके अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें हम ये कह लें कि ऑर्डिनेंस वैसे जब सदर लाएगा ना वो 120 दिन के लिए होगा। 120 दिन के बाद दो ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो वो अप्रूव होगा या फिर क्या होगा, वो रिपील कर दिया जाएगा यानी कि मनसूख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। या फिर उसको 120 दिन के लिए फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। एक्सटेंड भी नहीं किया आपने, अप्रूव भी नहीं किया, ठीक है। या फिर ये हो सकता है, मैं मिसाल देता हूँ, आज एक सदर साहब ऑर्डिनेंस लेके आए, या तो उसको 120 दिन काम करने दें, ठीक है, 120 दिन के बाद उसको क्या करें, आप मजीद उसको एक्सटेंड कर दें 120 दिन के लिए, आप एक्सटेंड नहीं कर रहे। दूसरी ऑप्शन क्या, उसको रिपील कर दें। रिपील किसने करना है? आपकी नेशनल असेंबली ने करना है। रिपील भी नहीं कर रहा है, उस पर अप्रूवल दे दें। अगर आप उस पर अप्रूवल दे देंगे तो फिर आप उसको मजीद, आपको बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि आपको इनकम टैक्स जो है ना, इनकम टैक्स नहीं, जो प्रॉपर लेजिस्लेशन है ना, मैं उसकी एक स्लाइड शेयर करूँ ताकि आपको आइडिया हो कि कानून बनता कैसे है। मुझे लग रहा है कि आप लोग को कानून बनाने का पता भी नहीं है। एक मिनट दें बस, जस्ट वेट अ व्हाइल, मैं स्लाइड शेयर कर दूँ।
नजर आ रहा है स्क्रीन, आपको नजर आ रही है? जी प्लीज कंफर्म, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोग को? मेरी तरफ से तो ये नजर आ आ रही रही है। है, आ रही है, आ रही है। ठीक है। याद रखिएगा कि पाकिस्तान में कोई भी कानून बनना है तो आपके दो फॉरम्स हैं, बल्कि तीन फॉरम्स हैं, जिसको हम पार्लियामेंट या मजलिस शूरा बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपका बिल एक हाउस में निकलता है, मतलब नेशनल असेंबली है, एक सेनेट है, एक प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट के साथ तो ऐसा इन्होंने मजाकन पावर रखी हुई है कि वो कहते हैं कि 10 दिन के पास जब नेशनल असेंबली सेनेट कानून किसी को पास कर देगा ना, से- ये अब चार्ट पे गौर नहीं करना, मेरी बातों को गौर करें, फिर मैं आपको ये चार्ट एक्सप्लेन करूंगा। अगर इस पे आप उलझे रहेंगे तो हो सकता है मेरी बातें आप इग्नोर कर दें। एक बिल हो सकता है नेशनल असेंबली से स्टार्ट हो, फिर सेनेट में जाए, एंड पे प्रेसिडेंट के पास जाए। या ये हो सकता है एक बिल सेनेट से स्टार्ट हो, फिर नेशनल असेंबली में जाए, फिर जाए प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। अब यानी कि तीनों फॉरम्स पे जाना है, जिसको हम कहते हैं ना एक्ट, वो इन तीनों फॉरम से पास हुआ होता है। सदर के पास आप ये कह लें कि सिर्फ इतनी पावर है कि एट द एंड दोनों नेशनल असेंबली सेनेट पास करके उसको दे देते हैं। उसको कहते हैं भाईजान ये 10 दिन का टाइम है। तो वो मैक्सिमम क्या कर सकता है, या अप्रूवल दे सकता है, कैंसिल तो कर नहीं सकता। वो कहेगा अच्छा वापस भेज रहा हूँ मैं आप लोग को, आप ज्वाइंट सेशन करें। नेशनल असेंबली एंड सेनेट दोनों पास कर चुके हैं, उनको वो कहेगा सदर साहब अच्छा भाईजान ये आप दोनों इकट्ठे बैठो और फैसला करो कि ये मुझे ऐसा इसमें कोई लकूनात नजर आते हैं। तो वो उसको रिकंसिडर करेंगे, इवन देन वो कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है, बस रिकंसिडर करेंगे। हो सकता है वो कहेंगे कि हमने रिकंसिडर किया तो हमें लग रहा है कि आप ऐसे तंग कर रहे हैं खामखा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। अनीस भाई आप सब्र तो करें, अभी मैं आ गया हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बात सुन लें। आप चार्ट को अभी ना देखें, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना मेरे भाई। कानून साजी का प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, अब ये दो चीजें हैं जब नेशनल असेंबली सेशन में हो या नेशनल असेंबली सेशन में ना हो। जब नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है तो फिर प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, ठीक है। ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, फिर ऑर्डिनेंस ये जो आएगा ये 120 दिन के लिए होगा, ठीक है। उसके 120 दिन के बाद क्या होगा, ये आपने वापस नेशनल असेंबली को भी भेजना है, सेनेट को भी भेजना है। दोनों ने अगर इसको अप्रूव कर दिया 120 दिन के बाद तो ये बन जाएगा एक्ट, ठीक है, जिसको एक्ट या लॉ कहते हैं। अगर वो दोनों पार्टी असेंट दे देंगी तो ये एक्ट या लॉ बन जाएगी। ये समझे कि यहाँ से हम ऐसे चले, यहाँ पे आए और फिर सीधा समझो यहाँ पे आ जाएंगे। क्योंकि प्रेसिडेंट को यहाँ से लेके आना था, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि ये वाली चीज तो प्रेसिडेंट साहब पहले कर चुके हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब कर चुके हैं। तो मैंने क्या किया, नेशनल असेंबली सेशन में नहीं थी, प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस जारी किया, ऑर्डिनेंस के बाद नेशनल असेंबली सेनेट से पास हो गया, तो ये क्या बन गया, एक्ट या लॉ बन गया, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब एक दफा स्क्रीन साफ करना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप सपोज करें कि हम कहते हैं नेशनल असेंबली सेशन में है, ठीक है, इज इन सेशन। ने देखना है कि ये मनी बिल है या ऑल अदर बिल्स है। मनी बिल क्या होता है, ये जो टैक्स का हमारा बिल है जिसको हम फिजिकल बिल कहते हैं, या आप कहते हैं ना बजट आ रहा है, उस बिल को कहते हैं कि यार ये मनी बिल है, ठीक है। जो मनी बिल होता है ये ऑलवेज स्टार्ट होगा नेशनल असेंबली से। नेशनल असेंबली से ये ओरिजिनेट होगा, यहाँ पे पहले आएगा, ये लोग बनाएंगे, ठीक है। इसको बनने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ ये मनी बिल रिकमेंडेशन के लिए सेनेट के पास जाएगा। अदरवाइज ये जाता ही नहीं है सेनेट में। सिर्फ उनको उनको कहना यार हम आपको अगर कोई चीज बेहतर लग रही है ना, या आप कहते हैं कि इम्प्रूव कर लें, आप कुछ रिकमेंडेशन हमें दे दें, लेकिन वैसे आपकी कोई औकात नहीं है। ये सेनेट को बोला जा रहा है मनी बिल के सिलसिले में। सेनेट समझे कि फर्जी रोल अदा कर रहा था, ठीक है। फिर अब सेनेट क्या करेगा, उस बिल को रिकमेंडेशन दे देगा, ठीक है। अब नेशनल असेंबली उसकी मर्जी है, रिकमेंडेशन क्या होती है, वो माने या ना माने। अब नेशनल असेंबली एंड सेनेट से रिकमेंडेशन के बाद ये सीधा आता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इसकी अब क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट या तो असेंट दे देंगे तो ये एक्ट या लॉ बन जाएगा, या प्रेसिडेंट साहब रिजेक्ट करेंगे या अमेंड करेंगे। रिजेक्शन की पावर ये समझे कोई ऐसी नहीं है, रिजेक्शन ये नहीं होती, ठीक है। ये सिर्फ अमेंड भी नहीं करता, बल्कि ये क्या करता होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रिजेक्ट या अमेंड कर सकता है, लेकिन ऐसा होता कोई नहीं है। बल्कि होता ये है कि ये सेनेट ये वापस भेजेगा, सेंड करेगा रिकंसिडरेशन के लिए, किन को, ज्वाइंट सिटिंग में नेशनल असेंबली एंड सेनेट को। अगर वो मनी बिल के अलावा हुआ, मनी बिल हुआ तो ये वापस नेशनल असेंबली को ही भेजेगा जहां से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। सपोज करें मनी बिल के अलावा ऑल अदर बिल, मनी बिल के अलावा कोई और बिल हुआ, तो ये सीधा सीधा क्या कहाँ पे जाएगा, या तो सेनेट में जाएगा या नेशनल असेंबली से जाएगा। क्या मतलब है, मतलब ये कि मनी बिल के अलावा कोई भी बिल है तो वो चाहे तो आप सेनेट से स्टार्ट कर लें, चाहे तो नेशनल असेंबली से स्टार्ट कर लें।
दोनों में से किसी एक जगह से स्टार्ट होगा, एक जगह से स्टार्ट होगा दूसरी जगह जाएगा, या इधर से स्टार्ट होगा तो इधर जाएगा, यानी कि दोनों हाउसेस से पास होगा। फिर वो कहाँ आ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट के पास यही सेम पावर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछे जी जिस बंदे का कोई क्वेश्चन है। ऑर्डिनेंस 120 दिन के लिए पास हो गया, उसके बाद दोबारा 120 दिन के लिए अमल में आ गया, ये कितनी बार रिपीट हो सकता है मैक्सिमम? मैक्सिमम एक दफा रिपीट हो सकता है, एक दफा 120 दिन के लिए आया, फर्दर 120 दिन के लिए एक्सटेंड हो सकता है, मतलब 240 दिन के लिए बस। और अगर ये इसको लॉ नहीं बनाते और इसके ऊपर सेशन भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो रिपील हो जाएगा, फिर इसकी क्या वैल्यू होगी? रिपील हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिपील हो जाएगा? ऑटोमेटिकली रिपील हो जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कानून, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये कह रहे हैं। ओके, ठीक है सर, क्लियर सर। चलें जी, थैंक यू। अच्छा जी, देन हम यहाँ पे थे, हमने कहा देखें ये वाली जो मोटी मोटी चीजें ना ये बेसिक हैं, आपको पता होनी चाहिए। मैं ऐसे कोई सर नहीं खपा रहा, किसी बंदे के साथ आप बात करें तो अगले बंदे को पता चले कि यार ये बंदा कोई टैक्स का या जो भी सब्जेक्ट आपका हो उसका इल्म रखता है, ठीक है। बड़े सारे लोगों को मैंने देखा है, जैसे कुछ सिविल क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं, मतलब पूछे अच्छा फलां वाली किताब भी है, फलां वाली भी, यार दोनों में फर्क क्या है? उनको फर्क ही नहीं पता होता। तो आपने ये फर्क जानना है, ठीक है, ताकि आप किसी को जूनियर को बताएं तो अगला बंदा भी खुश हो। अच्छा, अब सब लोगों को इस चीज का तो पता है कि टैक्स के कानून का, लेकिन मजा तो तब है अगले बंदे को आप कोई बेनिफिट लेके दें, उसको बताएं कि क्या क्या एग्जम्पशंस हैं टैक्स की, क्या कहाँ कहाँ पे माफियां लिखी हुई हैं, या क्या क्या कंसेशन टैक्स में अवेलेबल है। एक बंदा आ जाए, उसका टैक्स 100 मैं बना दूं, 100 ही आप बना दें, तो उसकी नजर में मेरा ख्याल है कि अगर 100 उसने देना ही है ना, तो उसको मुझे और आप दोनों को रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको तो वो बंदा चाहिए होगा जो उसको थोड़ा खुश करे, उसके लिए क्या करे, कोई ऐसा पॉइंट निकाले कि अगला बंदा खुश हो जाए कि यार इसने मुझे टैक्स में कोई रिबेट, कोई माफी, कोई कंसेशन लेके दी है। इसकी मिसाल आपके सामने ये सरदार उसामा साहब हैं, ये जानते हैं कि अगर क्लाइंट को हम कोई बेनिफिट लेके देते हैं तो क्लाइंट खुश होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर कहाँ कहाँ पे एग्जेम्पशन डिस्कस हुई हुई है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं, ये आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन 41 से लेके 51 तक ये जितनी जितनी एग्जेम्पशन है, किस किस बंदे की इनकम एग्जेम्प्ट है, मैं मिसाल देता हूँ। 41 को देख रहे हैं, ये एग्रीकल्चर इनकम का बताता है कि एग्जेम्प्ट है। कोई बंदा आपके पास आ जाता है, अब ये ना कहिएगा यार सूबे में तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स होता है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, मैं अभी वफाक का आपको कानून बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब कोई ऐसी चीजें भी हैं जो सूबे अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। यार ये प्लीज माइक म्यूट कर दें जखार साहब। अच्छा जी, सेक्शन 41 से लेके 51 तक आपको एग्जेम्पशंस का बताते हैं, ठीक है। एंड सेक्शन 102, ठीक है, ये जो फॉरेन सोर्स सैलरी थी, बल्कि मैं और क्लास में बता रहा था, ये फॉरेन सोर्स सैलरी जो होती है ये भी एग्जेम्प्ट होती है। ये अगर आप सेक्शन मिला के पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कानून के अंदर कहाँ कहाँ पे हमें सेक्शन में एग्जेम्पशन दी गई है, किस किस बंदे को एग्जेम्पशन दी गई है। वन बाय वन मोटी मोटी एग्जेम्पशनों को हम देख भी लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर जो सेकंड शेड्यूल है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, अभी आपको याद होगा, 1 मिनट के लिए वापस चलते हैं। ये मैंने आपको बताया कितने शेड्यूल है हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, 12 शेड्यूल हैं। उसमें अगर आप शेड्यूल सेकंड पे चले जाएं या सेकंड शेड्यूल पे चले जाएं, उसका अगर पार्ट 1 देखें, यानी कि शेड्यूल के भी आगे समझो पार्ट हो सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो जो सेकंड शेड्यूल है उसका पार्ट 1 भी एग्जम्पशनों को बताता है कि किस किस बंदे की, किस किस कंपनी की कितनी कितनी जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट है, या कितना कितना उसको टैक्स का बेनिफिट हमने देना है, ठीक है। अब ये चीज होगी जी आपकी कानून के अंदर, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर लिखी हुई एग्जेम्पशन है, ठीक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर इसमें कुछ सेक्शन है, कुछ सेक्शन में लिखी हुई एग्जेम्पशन हैं, कुछ शेड्यूल में लिखी हुई एग्जेम्पशन हैं। आप लोग कुछ ऐसे भी सोच सकते हैं यार कानून ने एक ही जगह पे क्यों नहीं सारी एग्जेम्पशन लिख दी, अगर इतनी आसान से एग्जेम्पशन होती या इकट्ठी लिख देता। मैं मिसाल देता हूँ, वैसे मजाक वाली बात है, तो आप मेरे पास सीखने के लिए आते, आप किताब लेते, एक ही जगह पे आप क्या करते, उसको सुकून से मतलब देख लेते।
तो यही आपको मतलब आम बंदे के लिए कानून मुश्किल बनाए गए हैं, ठीक है, लेकिन ताकि वो बंदा कुछ समझे सीखे, जो इन्वेस्ट करे टाइम को, अपनी मनी को, वही बंदे को पता हो, ठीक है। तो इस तरह से कानून कभी भी कोई भी कानून उठा लें, ऐसा सीधा नहीं होता कि मैं मिसाल के तौर पे अगर कहूँ जी अच्छा पहले लम्हे में लिखा होगा ऐसे रजिस्टर्ड होना है, अगले लम्हे में लिखा होगा ऐसे रिटर्न फाइल करनी है, अगले लम्हे में ये होगा, अगले लम्हे में ये होगा, ऐसा नहीं है। हमें प्रॉपर चीज़ों को ढूँढ-ढूँढ के निकालना है कि यहाँ पे ये वाली चीज़ लिखी हुई है। अगली बात आ गई कंसेशन की। कंसेशन में कहता है कि रिडक्शन इन टैक्स रेट। मैं मिसाल देता हूँ, सारी कंपनियों के लिए डिविडेंड 15% होगा, लेकिन ऐसी कंपनी जो पावर सेक्टर में काम करती है, उसका जो टैक्स रेट होगा वो 7.5% होगा। ये कहाँ पे लिखा होगा? ये आपका पार्ट 2 जो है सेकंड शेड्यूल का, उसमें लिखा होगा। अब ये जो पार्ट 1 आप कहें जी सर ये आपने अलग-अलग क्यों लिखा है? इस चीज़ को हम बोलते हैं एग्जम्पशन, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है? रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, ठीक है? अब यहाँ पे रिडक्शन इन लायबिलिटीज़ भी होता है। किस-किस बंदे की लायबिलिटी एग्ज़ेम्प्ट है या उस पे रिडक्शन है? ये सेक्शन 4 का 3 हम देखेंगे, सेक्शन 103 देखेंगे, पार्ट 3 पढ़ेंगे सेकंड शेड्यूल का तो हमें पता चलेगा कि अच्छा किस-किस बंदे को रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी दी गई है। मिसाल के तौर पे फुल टाइम टीचर या रिसर्चर जो किसी गवर्नमेंट के अप्रूव्ड अदारे में जो एचईसी का अप्रूव्ड अदारा हो, उसमें पढ़ाता है तो उसको 25% टैक्स की एग्ज़ेम्पशन मिलती है, ठीक है? अब ये वाली चीज़ आपने फिर वो रेलेवेंट सेक्शन जाके ढूँढनी होगी, ठीक है? अगले लम्हे में कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स हैं, स्पेशल प्रोविज़न से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पे अब ये वाला लिखा हुआ है सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 इसमें लिखा हुआ है कि जो एग्रीकल्चर कंपनी होती है, उसकी इनकम टोटली एग्ज़ेम्प्ट है या फलाँ सेक्टर में अभी आप सर व्हाट इज़ लायबिलिटी? लायबिलिटी ये बेसिक कुछ जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं अकाउंटिंग की, ये मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। अभी लायबिलिटी कह लें कि आपकी ज़िम्मेदारी जैसे आप कहते हैं ना मैंने फलाँ बंदे के पैसे पे करने हैं, मैंने 20,000 फलाँ बंदे का पे करना है, तो आपकी लायबिलिटी है मतलब आप कहें कि यार मेरे पे लायबिलिटी है 20,000 की और आप किसी के मकरूज़ हैं, ये कह लें कि वो वाली जो पेमेंट आपने करनी होगी उसको लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है? तो सेकंड शेड्यूल आपको बताएगा कि आपके किसी ख़ास कंपनी में मिसाल के तौर पे आजकल सोलर वालों के साथ इनकी बड़ी मोहब्बत हुई हुई है कि गवर्नमेंट को कि उनको उन्होंने कहा है अच्छा आपकी सारी इनकम माफ़, ठीक है? उसपे कोई टैक्स नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हम फिर ढूँढ-ढूँढ के निकालेंगे, ठीक है? देन उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि सर एक चीज़ बताएँ जब मतलब ये सेपरेट-सेपरेट क्यों रखा हुआ है? ये एग्ज़म्पशन को ये आपने मतलब कंसेशन को वजह क्या है? तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 1 मिनट में। अच्छा जी। तो ये अलग-अलग चीज़ें क्यों हैं? वजह क्या है कि आपने इन दोनों को सेपरेट-सेपरेट बढ़ाया या कानून ने सेपरेट-सेपरेट इस चीज़ को लिखा हुआ है कि वजह क्या पेश आई कि इनको अलग-अलग किया है, ऐसे ही है? तो भाइयों आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है ना, उनके पास पावर्स हैं कि वो एक एसआरओ जारी करके एसआरओ क्या होता है मैंने आपको बता दिया, वो क्या कर सकते हैं? वो आपकी ये जो सेकंड शेड्यूल की क्लॉज़ेज़ है ना, जो अभी आपको मैंने सेकंड शेड्यूल बताया, उसके अंदर वो तरामीम कर सकते हैं। तरामीम से मुराद क्या कि किसी भी लम्हे जो क्लॉज़ आपकी है ना सेकंड शेड्यूल बना है सेक्शन 53 उसका सबसेक्शन 2 उसकी रूह से। तो उसकी रूह से कभी भी जो आपका सेकंड शेड्यूल है वो उसको चेंज करते रहेंगे। मैं मिसाल देता हूँ, अब ये जो एग्ज़म्पशनें इधर लिखी हुई है ना, ये सेकंड शेड्यूल ये वाली एग्ज़म्पशनें जो सेकंड शेड्यूल वाली हैं, ये सेकंड शेड्यूल वाली, ये सेकंड शेड्यूल वाली। गवर्नमेंट ने जो एफबीआर को एसआरओ जारी करने की पावर दी है, तो एफबीआर किसी भी लम्हे एसआरओ जारी करेगा, वो कहेगा फलाँ वाली माफ़िया खत्म, फलाँ वाली माफ़िया अब मैं वापस ले रहा हूँ। तो ये वाली जो माफ़िया बढ़ाना या कम करना, ये सेकंड शेड्यूल में इसलिए लिखी जाती हैं ताकि शेड्यूल को किसी भी लम्हे आप चेंज कर सकें। लेकिन जो चीज़ें सेक्शन में लिखी होती हैं, उन चीज़ों को नॉर्मली गवर्नमेंट छेड़खानी उनके साथ नहीं करती। वो समझे कि परमानेंट नेचर की चीज़ें होती हैं। तो इससे आपको आइडिया हो गया कि गवर्नमेंट कभी भी एसआरओ के ज़रिए क्या-क्या कर सकती है, ऐड, ओमिट या फिर मॉडिफाई कर सकती है किसको? क्लॉज़ेज़ ऑफ द सेकंड शेड्यूल। किस कानून के तहत? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 52 एंड सेक्शन 2 के तहत, ठीक है? ये अब आपको अगर लेट्स सपोज़ आप थिंक कर रहे हैं कि यार ये वाली चीज़ हमें नहीं बतानी चाहिए, हमें तो बस रिटर्न करवा दें, तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें मेरी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? बेसिस हमेशा याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग रखनी है हमें, ठीक है? अब वो याद रखिएगा जब भी आपका एक एसआरओ आता है,
तो एसआरओ को साल के एंड पे, क्योंकि एसआरओ जारी करता है एफबीआर, तो उनको नेशनल असेंबली के सामने लाजमी तौर पे अप्रूवल के लिए प्लेस किया जाता है। ऑल दो एफबीआर के पास पावर है सेक्शन 53 और उसके सब क्लॉज 3 के तहत और 2 के तहत, लेकिन 3 ये भी कहता है कि जितने आप एसआरओ जारी करोगे सारे के सारे एसआरओ साल के एंड पे आप नेशनल असेंबली के सामने अप्रूव करवाओगे, ठीक है। लेकिन जो 2015 के बाद एसआरओ जारी हुए, एक 2015 से पहले जारी हुए थे, एक जो 2015 के बाद जारी हुए, वो साल के बाद वैसे ही रिस्काइंड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनकी औकात खत्म हो जाती है। यानी कि ये समझिए कि एसआरओ जब भी फिर जारी होता है वो 1 साल के लिए लाए अमल में होता है। फिर अगर दोबारा जारी करवाना है तो उसको दोबारा इश्यू करना पड़ेगा। इसकी मिसाल दूँगा, जब कोविड के दौर में उन्होंने कहा यार जितनी इम्पोर्ट हो रही है सर्जिकल मास्क वगैरह इसको आप एग्ज़ेम्प्ट कर दें, तो उन्होंने क्या किया, एसआरओ जारी किया, उसके तहत उन्होंने कहा फलाँ चीज़ पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, फलाँ चीज़ पे सेल टैक्स भी नहीं लगेगा। और वो साल के एंड पे नेशनल असेंबली के सामने भी रखा गया, ठीक है। लेकिन वो अगले साल जिस साल इश्यू हुआ उससे अगले साल मतलब उस साल के एंड पे खत्म हो गया। उससे अगले साल वो लाए अमल नहीं रहे। अगर वो लाए अमल में नहीं रहे, वो काबिल अमल नहीं रहे, तो फिर क्या हुआ कि उसको दोबारा उन्होंने इश्यू किया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ लगी आपको? सर एक चीज है, जी। पहले नेशनल असेंबली के सामने जाएगा या पहले एसआरओ जारी होगा और बाद में साल के एंड पे नेशनल असेंबली के पास जाएगा, क्योंकि नहीं, वो नहीं, 50। साल के एंड पे पहले जारी हो जाता है। एफबीआर के पास पावर्स है, ठीक है। अच्छा, वो जारी कर देते हैं फिर सामने रखने का क्या फायदा? हाँ, नहीं, नहीं, वो बस फिर भी ना वो रखते हैं वो इसलिए कि ये एसआरओ हम जारी कर दिए हैं। आपने शायद पढ़ा होगा कानून बनाने के ना 2-3 तरीके हैं, लेकिन उसमें ना कानून के सोर्सेज़ क्या-क्या हैं। एक तो ये होता है लेजिस्लेशन कितनी तरह से होती है, आपको पता है? एक एक्ट है, ये भी लेजिस्लेशन है। एक ऑर्डिनेंस है, ये भी लेजिस्लेशन है। एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती है, ठीक है? तो एफपीआर के पास डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है, ठीक है? आप लोग जानते हैं, ठीक है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से मुराद ये है कि एफबीआर के पास पावर्स हैं, ठीक है? ओके? सर सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर्स हैं वो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में आता है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर पहले उस एक छोटा सा इशू इशू है सर, थोड़ा सा माइंड ना कीजिएगा। सर एक्चुअली हमें से बहुत सारे लोगों का ना लॉ का बैकग्राउंड नहीं है, तो आप कोशिश करें सर थोड़ा सा हम लोग भी इस चीज़ से रिलेट कर पाएं। थैंक यू सो मच। क्यों को आवाज आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है सब लोग को? मेरे ख्याल से आवाज चली गई है सर आपकी। अच्छा, अच्छा। अब आ नहीं, अब अब आ रही आई है, है। अच्छा, अब आ अच्छा। रही है। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था, बात सुने मेरी, कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं, सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं, वो इटसेल्फ सोर्स ऑफ लॉ होती हैं। यानी कि वो इटसेल्फ उसको कानून का दर्जा हासिल है, ठीक है? यानी कि उसको आप ये नहीं कहेंगे कि यार ये वाली चीज़ कानून नहीं, ठीक है? यानी कि जो अपना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, उनको हम प्रॉपर एक कानून मानते हैं, ठीक है? अगर एक साहब ने कहा है, जिसको प्रेसिडेंट बोलते हैं, शाबाश, जजमेंट्स या प्रेसिडेंट। एक साहब ने जो अभी बोला कि सर हम भी रिलेट कर पाएँ, तो भाइयों ये वाली चीज़ मैं एक बोनस के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है? हालाँकि इतना बोल-बोल के मैं आपको शायद ना भी बताता, ये बड़े सारे लोग जिनका लॉ का बैकग्राउंड है उनको भी नहीं पता। यहाँ पे आप किसी बंदे को पूछ लें, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, वो खुद पहली दफ़ा शायद सुन रहे होंगे, बड़ी सारी चीज़ें, मैं सारी चीज़ों का नहीं कह रहा, लेकिन मल्टीपल चीज़ें होंगी जो उनके लिए भी नहीं होंगी। यहाँ पे जो बंदा कोई साहब बताएँगे कि यार मैंने लॉ किया हुआ है, ये चीज़ें मैंने पहले पढ़ी हुई हैं। सर डेफिनेटली डेलीगेटेड पावर्स की बात करें तो हम लोगों को भी चलती है मस्ती की डेलीगेटेड पावर्स में, तो उसमें ना एक जादुआ सा तरीका है उसे समझने का। मैं अगर क्या तो मैं बाकी सबको एक बार पंजाबी शब्द में रिलेट कर पाएंगे उससे।
अच्छा, आपकी बात तो शायद क्लियर नहीं आई, खैर आपने क्या बोला, चलो खैर, थैंक यू, आपने पार्टिसिपेट किया। तो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें आपको हो ना होनी चाहिए, नॉट स्टडी इनकम टैक्स। जी, जी, आपने इनकम टैक्स नहीं भी पढ़ा भाईजान, चाहे आपने वकालत पढ़ी हुई है, बड़ी सारी चीज़ों का आपको नहीं होगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें बेनिफिट देंगी, ठीक है? अब एक कोई भी कानून आता है, उस कानून के पहले सफ़े पे इटैलिक वर्ड्स में कुछ लिखा होता है कि ये कानून आ क्यों रहा है, ये कानून किस चीज़ के मुतल्लिक है, ये कानून चाहता क्या है, उसको बोलते होते हैं प्रिएम्बल, ठीक है? तो अगर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का पहला पेज खोलें तो यहाँ वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक ऑर्डिनेंस है जो कंसोलिडेट करता है एंड अमेंड करता है किसको? जो कि एग्जिस्टिंग हमारे लॉज हैं, ठीक है? एग्जिस्टिंग लॉ कौन सा था? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने रिप्लेस किया था आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को, जो आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 का था, उसको रिप्लेस किया था किसने? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने। तो ये वाला आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का प्रिएम्बल बता रहा है, जो इटैलिक वर्ड में है, आपको बताता है कि जो पुराना 1979 का कानून है, उसको मैं मज़ीद कंसोलिडेट एंड अमेंड कर रहा हूँ, ठीक है? जो इनकम टैक्स के मुतालिक है। तो इसमें आपको चीज़ बता दूँ कि इनकम टैक्स में इस कानून ने सेक्शन 239 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, इसने कहा भाईजान जो पुराना कानून है, ठीक है? जब ये आया 2002 में, ठीक है? तो उससे पहले कौन-सा कानून था? 1979 का। तो उसने सबसे पहले बोला आपको आके कि जो सारे पुराने सर्कुलर इश्यू हुए हुए हैं, पुराने कानून के मुताबिक, तो उसने कहा सर्कुलर लेटर्स ऑफ द आरपीओ, ठीक है? जो आपके एफबीआर हैं, वो प्रोटेक्टेड इफ नॉट इनकंसिस्टेंट। उसने कहा जो आपके पुराने एफबीआर की अथॉरिटीज़ ने रिपील्ड ऑर्डिनेंस में कोई भी सर्कुलर या सर्कुलर लेटर इश्यू किया गया है, मैं उसको मतरूक कर रहा हूँ अगर वो इस मौजूदा कानून के साथ आके वो बहस करेगा, ठीक है? वो कहता है उसके अगेंस्ट होगा तो। वरना पुराने सारे जो सर्कुलर लेटर्स इश्यू हुए हुए हैं, वो अभी भी काबिल अमल हैं अगर वो इस कानून के खिलाफ नहीं है। उसके बाद उसने कहा कि नोटिफिकेशन एसआरओ शैल कंटिन्यू अनलेस मॉडिफाइड विथड्रॉन। उसने कहा पुराने जितने आरओ होता है रिपील्ड ऑर्डिनेंस, ये ऊपर देखें ये लिखा हुआ है। अच्छा, जितने पुराने नोटिफ़िकेशन वगैरह इश्यू हुए हुए हैं, ये वो वाले भी काबिल अमल रहेंगे अनलेस कि वो मॉडिफ़ाई या विथड्रॉ हो जाएँ। ये अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सेविंग वाला सेक्शन। जब भी कोई कानून आएगा तो उस कानून का लाज़मी सेविंग का सेक्शन पढ़िएगा क्योंकि वो किसी पुराने कानून को रिप्लेस। सर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। नहीं भाई, आवाज़ बिल्कुल ठीक है, मेरा कनेक्शन ठीक बिल्कुल है, क्लियर है। हाँ, उस भाई की आवाज़ का मसला हो। अच्छा, कोई भी कानून आता है तो किसी पुराने कानून को रिप्लेस करता है। जब किसी पुराने कानून को रिप्लेस करता है तो मेरे भाइयों बड़े गौर से पढ़ना है। क्या इस कानून के आने के बावजूद पुराने कानून के कुछ सेक्शन काबिल अमल तो नहीं है? तो भाईजान उसने कहा है कि फलाँ-फलाँ चीज़ें काबिल अमल हैं। ये इसने आपको बता दी हैं चीज़ें, आप देख रहे हैं जी? कौन-कौन सी चीज़ें काबिल अमल हैं, ठीक है? पुराने कानून ने आपको बता दिया था। अच्छा जी, उसके बाद इस कानून ने आपको बताया कि मैं आपको तो इनकम टैक्स की गाइडेंस दूँगा और उसके बाद इससे रेलेवेंट कुछ चीज़ों के बारे में बताऊँगा, कनेक्टेड चीज़ों के बारे में। कनेक्टेड चीज़ें कौन-कौन सी हैं? रिटर्न फाइलिंग एंड रेकॉर्ड्स, असेसमेंट एंड ऑडिट्स, रिकवरी एंड पेनल्टी, अपील्स, एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूमते-घूमते आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जी। सबसे पहले आपको बता दें ये बड़ी सारी अहम चीज़ है। मैं अल्लाह माफ़ करे कोई बहुत बड़ा बोल नहीं लेकिन दावे के साथ कहता हूँ जितने सेशन में लोग बैठे हुए हैं उनको पता भी नहीं होगा कि मुझे कोई बंदा ये बता दे कि जो स्पेशल टैक्स बल्कि ये वाली चीज़ अभी रहने देते हैं, ये अगली किसी क्लास में करेंगे। क्योंकि ये वाली चीज़ फिर बहुत प्रलॉन्ग हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं लेना पसंद करूँगा। मुझे आप बताइए कि यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन आंसर है? आपको पता चल गया कि स्टैच्यू में क्या-क्या चीज़ें शामिल है हमारा अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सिर्फ स्टैच्यू देख लें, तो क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं? आइडिया हुआ आप लोग को? यस, क्लियर। कोई और बंदा कोई क्वेश्चन यहाँ तक मैं पॉज़ कर रहा हूँ 1 मिनट का, मुझे कोई भी आपके ज़हन में क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप पूछें। यार एफईडीज वगैरह ये जो आगे है इसके बारे में पूछा था, लेकिन आपने कहा ये हमारा हिस्सा नहीं है, हमारे से बाहर है, इसलिए। हम इ इनकम टैक्स, सेल टैक्स तक रहेंगे, ठीक है? एफईडी कह लें पेरेंट लॉ है सेल टैक्स का, ठीक है?
लेकिन ये हर आपके पास ना इतना काम आएगा, ना इतना इसका स्कोप है, जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में है। तो वो कभी जरूरत पड़ी तो देख लेंगे, लेकिन यहाँ तक मैं उसको उस चीज में उलझाना नहीं चाहता, ठीक है। बाकी जो चीजें पढ़ाई हैं उसकी हद तक आप पूछ लें। सर ये हम मॉड्यूल 6 ही पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, अभी मॉड्यूल 6 नहीं, बेसिकली हमारी आज क्लास आपको पता ना पेंडिंग हो गई थी ई सर्विस की वजह से ना। तो वो बल्कि अभी पोर्टल देखते चला है कि नहीं चला। तो फिर बेसिकली हमें यहाँ पे मजबूरन स्विच करना पड़ा था, अभी तक पोर्टल बंद आ रहा है ना एससीसीपी का ना, ठीक है। सर ये कौन से मॉड्यूल में हम आ गए हैं? ये इनकम टैक्स है, ठीक है। इनकम टैक्स का मॉड्यूल जो मॉड्यूल सेकंड, मॉड्यूल आई थिंक 1 है या 2। नहीं नहीं 2 है, ठीक है। मॉड्यूल 2 पे हैं हम। ओके, मेरा ख्याल है यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। अपेरेंटली मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपका क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्लियर। चलें, अच्छा जी, बेटा भाई, पब्लिक कंपनी आईबी, ये क्या कह रहे हैं जी, पब्लिक कंपनी, अच्छा की बी टैक्सेस। भाईजान कंपनियां जितनी होती हैं, चीफ सेक्रेटरी शेयर कोर्स शेड्यूल, अकील सिद्दीकी साहब, ये चीजें आपने एडमिन से बात करनी है जो कोर्स को देखती हैं। जो आपका जी आप पूछ रहे हैं कंपनी का मतलब, अगर आपको बता दूं कि कंपनी में जो भी कंपनी होती है उसकी टैक्सेशन सेम होती है। चलो आपको मजे की बात, हम एक और तरफ लेके चलते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की चार्जिंग सेक्शन पे चलते हैं। आई जी स्क्रीन आपके सामने, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4, जो फिजिकल लॉज होते हैं। सर काइंडली शेयर द स्लाइड एट द एंड ऑफ द लेक्चर, मैं शेयर कर दूंगा। भाईजान जितने भी फिजिकल लॉज हैं, फिजिकल लॉ किसको बोलते हैं, जो आपके टैक्सेशन से रिलेटेड होते हैं। उसमें हम जो सबसे बड़ा कानून है इनकम टैक्स का, जो मतलब सारे लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से उससे उनका वास्ता रहता है, ठीक है। तो उसमें जो सेक्शन 4 है हमारा, वो हमें सेक्शन आप चाहे याद ना भी करें, लेकिन अगर किसी को बताते हैं तो अगला बंदा समझता है कि यार इसको पता है चीज़ों का। सेक्शन 4 आपको बताता है कि इनकम टैक्स किस किस बंदे पे लगना है, इनकम टैक्स किस किस बंदे ने देना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बताते चलें कि सेक्शन जो 4 है उसका सब सेक्शन 1 आपको बताता है कि इनकम टैक्स किस पर लगेगा, ठीक है। उसमें से सबसे पहले वो बताता है जी आपके हर साल इनकम टैक्स देना होता है, यानी कि कोई मंथली बेसिस पे नहीं, कोई क्वार्टरली बेसिस पे नहीं, सालाना बेसिस पे इनकम टैक्स होता है, पहली बात। ठीक हो गया जी। ये इम्पोज होता है लगाया जाना, लिया जाना। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज, लगाया जाएगा, हर साल लगाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, स्पेसिफाइड रेट्स पे लगाया जाएगा। स्पेसिफाइड रेट से मुराद ये है कि अब उसके लिए मुश्किल था कि वो बताता कंपनी पे इतना, इंडिविजुअल पे इतना, पार्टनरशिप पे इतना, फलां चीज पे इतना, फलां चीज पे इतना। तो उसने सेक्शन की खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए उसने बस ये बोल दिया स्पेसिफाइड रेट्स। अब रेट्स कहाँ पे स्पेसिफाई हुए हुए हैं, आपके इनकम टैक्स के शेड्यूल 1 के अंदर। जो शेड्यूल 1 है आपका, वो बताता है कि इनकम टैक्स के रेट्स क्या क्या हैं, शेड्यूल 1, ठीक है। शेड्यूल 1 में आपने देखना है कि इनकम टैक्स किस बंदे के लिए, किस कंपनी के लिए, किसके लिए क्या है। चलो शुगलन शुगलन हम शेड्यूल 1 खोल ही लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं रेलिवेंट पेज ढूंढूं, ठीक है। चलें, ये लें जी। यहाँ पे सेक्शन आपके 242 खत्म हो गए, ठीक है। आप देख रहे होंगे 242 सेक्शन से खत्म हो गए, ठीक है। देन उसके बाद आपका फर्स्ट शेड्यूल स्टार्ट हो गया, ठीक है। सर प्लीज शेयर दिस प्रेजेंटेशन। जी जी मैं भेज दूंगा, स्नैप भेज दूंगा। भाईजान यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल आ गया। फर्स्ट शेड्यूल
इसके हमने कहा 12 शेड्यूल, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल का अगर पार्ट 1 हम पढ़ें तो वो कहता है रेट ऑफ टैक्स, ठीक है, रेट ऑफ टैक्स को डील करता है, ठीक है। अच्छा, पार्ट 1 में भी रेट ऑफ टैक्स में उसने डिवीजन 1 बना दी, ठीक है, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल उसका पार्ट 1 उसकी डिवीजन 1, ठीक है। अब इसको हम नीचे जाकर देखते हैं जी। सबसे पहले उसने हमें बताया, किस चीज़ का बताया, उसने कहा जी मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले रेट ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इंडिविजुअल कहता है मुझे और आपको, इंसानों को, जो नेचुरल पर्सन हैं। सर ये भी शेयर कर देंगे इनकम, जी जी ये आपको शेयर कर दूंगा। ये तो एफबीआर की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, बल्कि बताऊंगा कि कहाँ से कैसे ढूंढना है। अच्छा जी, आपने यहाँ पे पढ़ना है, वो कहता है मैं आपको बताने लगा हूँ, डिवीजन 1 आपको बता रहा है रेट ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। उसके लिए उसने बताया कि नाबे वाला ये टेबल देखो। टेबल क्या है मैं आपको बता दूं कि ये देखें जी, यहाँ पे नीचे आपका टेबल आ गया। सबसे पहले ये वाला टेबल जो उसका टेबल 1 है, ये आपका अल्लाह भला करे जी, ये डील कर रहा है बिजनेस इंडिविजुअल को, ठीक है, टेबल 1 ये, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, ये टेबल है, टेबल जो 2 है ना, ये वाला, ये ये सैलरी वालों के लिए, ठीक है, ये वाला जिसमें वो कहता है 6 लाख तक आपकी इनकम है तो 0% टैक्स, 6 लाख से ज्यादा है, 12 लाख से कम है तो आपका 2.5% टैक्स, जो 6 लाख से ऊपर इनकम है। तो टेबल 2 आपके सैलरी वालों के लिए, ठीक है। जो आपका टेबल 1 है फिर वो बिजनेस वालों के लिए, अगर एक बंदा इंडिविजुअल बिजनेस करता है तो उसके लिए ये वाला टेबल, और अगर कोई बंदा सैलरी अर्न करता है तो उसके लिए ये वाला टेबल, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट शेड्यूल का डिवीजन 1 का पार्ट 1 आपको 2 लोग का बता रहा है। अच्छा, आगे कोई डिवीजन और भी होगी, हम देख लेते हैं। ये देखें, डिवीजन 2 आ गई। डिवीजन 2 आपको रेट बता रहा है फॉर कंपनीज, स्मॉल कंपनी का 20%, ठीक है, बैंकिंग का 39, ऑल अदर कंपनीज का 29%, ठीक है। तो आप ये देख लें कि उसने फिर आपको बोल बोल के बता दिया कि फलां बंदे के लिए ये वाली चीज होगी। अब यही वाली चीज अगर वो सेक्शन में लिखता तो कितनी बुरी सी लगती कि यार फलां के लिए ये रेट। तो उसने बड़ा खूबसूरती से कहा कि रेट आपसे वो लिया जाएगा जो स्पेसिफाइड रेट होगा, ठीक है। तो यानी कि उसने फिर इस चीज को यहाँ पे बड़े खूबसूरती से कहा कि रेट आपका क्या है, स्पेसिफाइड ऑन एवरी पर्सन। क्योंकि आपने पहले टैक्स नहीं पढ़ा हुआ तो शायद जिसने पढ़ा हुआ उसको आइडिया होगा, जब भी पर्सन का वर्ड आता है तो हम कहते हैं पर्सन से मुराद ये है बंदा कोई भी, ठीक है, बंदे से मुराद से बंदा नहीं, बंदा बंदी दोनों, ठीक है, मेल हो फीमेल हो। लेकिन इनकम टैक्स कानून में पर्सन का मतलब कुछ और है, वो हम देखते हैं कि पर्सन का क्या मतलब है। फिर वो कहता है इनकम टैक्स लिया जाता है टैक्सेबल इनकम पर, ठीक है। तो हम इससे पहले कि आपको बताएं कि स्पेसिफाइड रेट्स देख लिया, टैक्स ईयर तो खैर हमने देखा ही था, टैक्स ईयर को भी देखते हैं, पर्सन को भी देखते हैं, एंड टैक्सेबल इनकम को भी देखते हैं। ये डिफाइन करना क्यों जरूरी है, एनी लीगल एंटिटी इज अ पर्सन। नहीं, ये वाली चीज भी उसामा भाई अभी मजा नहीं आया, ये वाली चीज इतनी आसान नहीं। सेक्शन 74, यही जो 3 चीजें हमने 4 पढ़ी है ना, इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। इसमें टैक्स ईयर को जाके सेक्शन 4 के बाद सीधा उसने स्पीड लगाई, सेक्शन 74 पे चला गया, वहां पे जाके डिफाइन किया इनकम टैक्स ईयर को, ठीक है। कहता है टैक्स ईयर का मतलब होता है, कहता है 3 किस्म के टैक्स ईयर हो सकते हैं, सिर्फ एक नहीं डिफाइन किया। कहता है टैक्स ईयर में मैं बताता हूँ 3 किस्म के टैक्स ईयर होते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ठीक है। कहता है नॉर्मल टैक्स ईयर का मतलब है कि पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अब ये मैं कानून से नहीं बढ़ा रहा, कानून से बढ़ाऊंगा शायद बाद में देख लेंगे, लेकिन आसान आपको बढ़ा रहा हूँ। पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीनों का पीरियड, जो कि एंड कहाँ पे होगा, 30 डे ऑफ जून, जो कि 30 जून पे एंड हुआ करेगा, उसको हम कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। यानी कि नॉर्मल टैक्स ईयर फिर 12 माह का ऐसा पीरियड है जो कि 30 जून को एंड हो जाता है, ठीक है। देन वो कहता है कि इसको कैलेंडर ईयर से डोनेट किया जाता है, डोनेट किया जाता है मतलब शो किया जाता है। मैं मिसाल देता हूँ, अभी 30 जून 2022 खत्म हुआ, ठीक है। अगर 30 जून 2022 खत्म हुआ तो इसका कैलेंडर ईयर कौन सा है,
कैलेंडर ईयर का कौन सा बन रहा है, 2022 के 2021? ये स्टार्ट तो हुआ होगा ना, कोई भी गवर्नमेंट का किस साल है। बार? जी 21-22। अच्छा, कोई बंदा आपसे पूछे ये स्टार्ट हुआ होगा 1 जुलाई 2021 से, ठीक है, और ये खत्म हुआ होगा 30 जून 2022 पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये टैक्स ईयर 2021 है या 22 है, तो आप क्या बोलेंगे? 21। सर 21-22 कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, कैटेगरी। 21 या 22 में से एक सर है। फिजिकल ईयर तो ये 22 होता है जी, अच्छा, जिसमें किसका है एंड हो जो रहा खुला ये जा रहा भाईजान ये कैलेंडर ईयर को देखें, जहाँ पे 30 जून आ रहा है, तो 30 जून किस में आ रहा है? है, जिस 2022 ईयर में आ एंड रहा हो है। रहा है। हाँ, जिसमें 30 जून जिस साल में आ रहा है ना, तो वो वाला हमारा टैक्स ईयर होगा, ठीक है। तो आप से कभी भी कोई कहे कि ये वाला 21-22 है, तो आप बताएंगे ये टैक्स ईयर 21 है 22, आपने कहना है 22 है। कोई कहे 22-23 है, तो ये कौन सा है, आपने कहना है ये टैक्स ईयर 23 है, ठीक है, 21 नहीं बोलना। बल्कि एक भाई का क्वेश्चन रह गया था, इन्होंने चैट पे लिखा हुआ है, ये 2.5% भाईजान ये एनुअल है ना, सैलरी की बात हो रही है, ये मंथली रिटर्न वाली है या ईयरली? भाईजान इनकम टैक्स हमने अभी तो कहा है कि सालाना होता है, ठीक है, फिर मंथली वाली भाई बात कहाँ से आ गई? आदिल साहब, अब्दुल्ला आदिल साहब। अच्छा, ये फिर जिस साल में आ रहा होगा उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेशल टैक्स ईयर, ऐसा भी तो हो सकता है आप कहें कि मुझे पसंद नहीं है कि मैं गवर्नमेंट के साथ बराबर चलूं, 1 जुलाई से स्टार्ट करूं 30 जून पे एंड करूं, मुझे चाहिए कि थोड़ा सा चेंज टैक्स ईयर होना चाहिए मेरा। मेरा क्या होना चाहिए, टैक्स ईयर थोड़ा सा मैंने चेंज करना है। इसकी वजह क्या होगी? मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक कंपनी है, उसका जो हेड ऑफिस है वो यूके में है, उनका ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और वो एंड होता है 31 दिसंबर पे। पाकिस्तान में वो फॉलो करते हैं 1 जुलाई और 30 जून पे। अगर जो उस कंपनी का मालिक है उसको चाहिए कि मतलब ना दोनों चीज़ों को मैं कंबाइन करके देखूं, अपनी पाकिस्तान की कंपनी को और यूके की कंपनी को इकट्ठा देखूं कि कितना कितना प्रॉफिट हुआ है मुझे ओवरऑल। तो ये असूली तौर पे अगर हम ऐड तो कर सकते हैं, 2 जमा 2 4 तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वैसे देखें तो कैसे हम इसको ऐड करें कि मतलब एक साइड पे 1 जुलाई से लेके 30 जून है, दूसरी तरफ पे 1 दिसंबर से लेके 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर है, तो प्रैक्टिकली ये तो ऐड अप ही नहीं हो सकते। वो अगर उसका कंपनी का मालिक अपने अकाउंटेंट से पूछे यार मुझे 2022 की इनकम बताओ, तो वो क्या करेगा? 6 महीनों की एक की इनकम ऐड करे, एक साल की, 6 महीनों की दूसरे की ऐड करे, वो तो उलझ जाएंगे ना। तो कानून ने गुंजाइश निकाली, कानून ने कहा कि अगर आपको वाकई कोई जरूरत है, कोई कंपेलिंग नीड है, मैं समझता हूँ कि मतलब आप मुझे बता दें आके कि आपकी जरूरत है कि आपका यूके का टैक्स ईयर, मतलब यूके की कंपनी और आपकी कंपनी दोनों को आप जोड़ना चाहते हैं। हालांकि टैक्स यूके की कंपनी वहां देगी, पाकिस्तान की कंपनी यहाँ देगी, लेकिन टैक्स ईयर को सेम करना है, वहां पे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर पे चलना है, यहाँ भी वही करना है। तो कहता है मुझसे इजाजत ले लो, ये भी 12 महीनों का पीरियड होगा, लेकिन ये नॉर्मल टैक्स ईयर से हट के होगा, ये फिर 1 जुलाई से स्टार्ट नहीं होगा, ये 1 अगस्त से स्टार्ट हो सकता है, ये 1 सितंबर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। यूके इज वैट, क्या मतलब यूके इज वैट? वैल्यू एडेड टैक्स। नहीं, यूके इज वैट क्या मतलब, कोई बात समझ नहीं आई, क्या आप कहना क्या चाह रहे सर मेरा कहने का मतलब है कि यूके टैक्स को फॉलो करता है, टैक्स उनका वैट होता है या फिर टैक्स होता है? हैं? तो उस वैट एक अलग है, वैट समझे कि ये तो समझे सेल टैक्स का एक कैटेगरी है ना, सेल टैक्स ही कह रहे हैं, ठीक है। जी जी। तो हम तो दो सभी इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब वो ओके इनकम ओके टैक्स सर। सेल टैक्स वो जो भी फॉलो करते हैं, हमने तो उसको फॉलो ही नहीं ना करना, हम तो अपना ओके यहाँ सर पे ओके बैठे हैं ना। सर। वो तो मैं एग्जाम्पल के लिए कहा है कि हमने अगर दो कंपनियों को आपस में कनेक्ट करवाना होता है तो उसकी रीजन क्या हो सकती है ना, ठीक है। ओके श्योर उनको श्योर आप सर। हाँ, तो उसके लिए ना बड़े सारे अकाउंटेंट वर्ड यूज करते हैं कंसोलिडेशन का, ठीक है, कि अगर आपने यस सर एक यस। कंपनी वहां पे हो एक कंपनी यहाँ पे हो, अकाउंटेंट को पता होता है कि ये कंसोलिडेशन, ठीक है। तो आप ये एक्चुअली कह सर रहे हैं कि मैं कुछ होने 10 मैं बजे सर एक्चुअली यूके और क्या कहते हैं दुबई की कंपनी हैंडल कर रहा हूँ। जी सबूर भाई, आप बाकी दूसरे साहब कोई बोल रहे थे, मैंने म्यूट किया, वो आप भी साथ हो गए, जी जी तो सर। अच्छा दोबारा मैं बताएं। कह रहा था वैसे एक्चुअली मैं यूके और दुबई की जो है ना कंपनी उसको उसके अकाउंट्स डील कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा,
नहीं, वहाँ पे ना मैं आपको एक चीज बता दूं कि टैक्स ट्रीटमेंट बड़ी चलाक है, ठीक है, और वो इवन यस के श्योर सर। हाँ सैलरी पे 40% ले लेते हैं, तो फिर हम ना कहीं और निकल जाएंगे ना। सर स्पेशल यस टैक्स कोई श्योर आम सर। इंडिविजुअल भी क्लेम कर सकता है। जी तैयार अमाम साहब, अगर सेक्शन 74 उसका सब सेक्शन आप 3 पढ़ें तो वो कहता है कोई भी बंदा कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक चीज जो जरूरी है वो कहता है शो मी द कंपेलिंग नीड। अगर आपकी कंपेलिंग नीड है तो आपको बिल्कुल अलाउ कर दूंगा, और कंपेलिंग नीड नहीं है तो फिर आपको अलाउ नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। आप सेक्शन 74 को पढ़ेंगे तो आपको कंपेलिंग नीड शो करनी पड़ेगी, ठीक है। द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ, अच्छा ये हो गया स्पेशल टैक्स ईयर। आपको समझ लगी स्पेशल क्या है एंड नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है, ठीक है। आपने दोनों में डिफरेंस जान लिया है, मुझे बताएं। जी जी सर। हम आगे प्रोसीड करें फिर। जी सर। यस सर करें। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितनी जी दे सर सकते करें। हैं नॉर्मल टैक्स ईयर में? नहीं एक्सटेंशन नहीं होती भाईजान, ये एक्सटेंशन नहीं होती, बल्कि नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में कन्वर्जन होती है। अब ये हो सकता है कि जब आप नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में जा रहे होंगे या स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर में आ रहे होंगे, तो जो एक इंटरवेनिंग पीरियड होता है, मैं मिसाल देता हूँ, इररिलेवेंट क्वेश्चन मत लें, टाइम वेस्ट। अच्छा, एक मिसाल के तौर पे अब ये हो सकता है कि मैं 1 जुलाई से लेके मेरा पीरियड था 30 जून। अब अचानक मुझे किसी वजह से कंपेलिंग नीड शो करते हुए मैंने अपना टैक्स ईयर नॉर्मल ईयर से मैंने स्पेशल टैक्स ईयर बना लिया, ठीक है। यानी कि 30 जून पे वो खत्म करता हूँ, 1 जुलाई से स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा नहीं जी, अब मेरा पीरियड स्टार्ट होगा 1 जनवरी से और एंड होगा 31 दिसंबर पे। मिसाल के तौर पे अभी मेरा टैक्स ईयर खत्म हुआ था 30 जून 2022 पे, मैंने अपनी 2022 की रिटर्न फाइल कर दी। मैंने एफबीआर वालों से परमिशन ले ली कि मैं अपना टैक्स ईयर जनवरी से लेके दिसंबर तक फॉलो करूंगा। जनवरी 2023 से लेके मैंने अपना टैक्स ईयर ले लिया जनवरी 2000 दिसंबर 2023 तक। ये 12 महीनों का पीरियड हो गया, ये नॉर्मल टैक्स ईयर से हट के हो गया, तो इसको हम कहते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। लेकिन इस दौरान अगर मैंने अगर जब जनवरी से लेकर दिसंबर तक जा रहा हूँ, तो भाईजान वो जो पिछला जुलाई 2000 अपना 1 जुलाई 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 है, उसको कहाँ फेंकूं? उसकी भी इनकम टैक्स वाले कहते हैं, एफबीआर वाले कहते हैं हमें रिटर्न फाइल करें, तो उसको कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ठीक है। समझ लगी आपको? प्लीज कंफर्म कर दें आपको समझ आ गई है। यस सर समझ आ गई है बिल्कुल। चलें शाबाश। जी सर बेहतर। अच्छा जी, ये टैक्स ईयर हमारे तीनों हो गए। चार्जिंग सेक्शन का हमने जो फर्स्ट पॉइंट था उसका आगे जो पॉइंट 1 था, मतलब सब सेक्शन 1 उसका पॉइंट 1 वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर अगले पॉइंट पे जाते हैं, पर्सन क्या होता है। क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इनकम टैक्स हमसे लिया जाना है, इनकम टैक्स लिया जाना है ईच टैक्स ईयर में। टैक्स ईयर का आपको पता चल गया, स्पेसिफाइड रेट्स पे वो मैंने आपको दिखा दी है हर पर्सन से। तो अभी हम पर्सन को पढ़ते हैं, फिर हम टैक्सेबल इनकम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम पर्सन को डिफाइन करते हैं, ह्यूमन और इंस्टीट्यूशन। भाई अभी बढ़ाता हूँ, 1 मिनट। अपनी एजम्पशन ना बनाया करें, आप बस कानून को पढ़ा करें, कानून जो कहेगा वो हर पे आखिर होगा हमारे लिए। तो जो सब सेक्शन अपना सेक्शन 80 है, उसका सब सेक्शन 1 आपको बताता है कि पर्सन से क्या मुराद है। कहता है इन लोगों को मैं पर्सन बोलूंगा, ठीक है। कहता है मैं इंडिविजुअल के लिए भी पर्सन का वर्ड बोलूंगा, कंपनी के लिए भी मैं पर्सन का वर्ड बोलूंगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं, कहता है मैं उसको भी पर्सन बोलूंगा, मैं फेडरल गवर्नमेंट को भी पर्सन बोलूंगा, मैं फॉरेन गवर्नमेंट को भी पर्सन बोलूंगा, मैं पॉलिटिकल सब डिवीजन को भी गवर्नमेंट बोलूंगा, अपना पर्सन बोलूंगा। आपके लिए जो चीजें अहम याद रखने वाली हैं वो इतनी हैं कि कभी भी एक सेक्शन एफबीआर ने इन सब लोगों पे लगाना होगा तो अलग अलग नहीं बोलेगा कि इंडिविजुअल के लिए ये है, कंपनी के लिए भी यही है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए भी यही है। वो बल्कि ये बोलेगा सिर्फ पर्सन, कहेगा कि पर्सन ने ये वाला टैक्स देना है। जब भी वर्ड पर्सन आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये वाली चीज किस किस पे अप्लाई होनी है, इंडिविजुअल पे भी, कंपनी पे भी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे भी।
ठीक है। यानी कि पर्सन का एक वर्ड उसने यूज करके उसने सबको कवर कर दिया। अब मिसाल के तौर पे मैंने अगर इंस्ट्रक्शन देनी हो पूरी क्लास को, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा अरबाब फलां, अब्रार फलां, अब्दुल्ला फलां ये कर लेना, अफराज आप भी कर लेना, फलां उसामा आप भी कर लेना, बल्कि मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि आप लोग को बोलूँगा भाईजान ये सारे स्टूडेंट्स या सारी क्लास ये कर लें। तो इस तरह जब एफबीआर ने सबको रगड़ना होगा एक ही लम्हे में, तो एक ही वर्ड बोलेगा पर्सन, ठीक है। तो फिर आप ये कह लें, ये मैंने इसको मजीद बेहतर अंदाज में, पर्सन से मुराद क्या है, इंडिविजुअल भी, पर्सन से मुराद कंपनी एसोसिएशन पर्सन भी है, फिर आगे फर्म से क्या मुराद है, कंपनी से क्या मुराद है, मजीद इसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने डिफाइन किया। फिर फेडरल प्रोविजनल गवर्नमेंट को भी हम पर्सन ही बोलते हैं, ठीक है। ये सब सेक्शन जो 4 है, फिर टैक्सेबल इनकम क्या होती है वो भी आपको दिखा देते हैं। क्या बोल रहे हैं जी साहब? अच्छा ओके कह रहे हैं। एक मिनट जी। ये लें जी भाईजान, आपके लिए मैंने सेक्शन खोला है, सेक्शन 9, ठीक है। ये डिफाइन करता है टैक्सेबल इनकम क्या होती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम टैक्सेबल इनकम को हम देखें, ठीक है, तो इसमें टैक्सेबल इनकम का इसने बताया है, कहता है टैक्सेबल इनकम का मतलब ये होता है, टैक्सेबल इनकम ऑफ पर्सन फॉर टैक्सेस शैल बी टोटल इनकम, टोटल इनकम अंडर, ये आगे ये वाली चीज छोड़ दें, अंडर क्लास ए ऑफ प्लान, टोटल इनकम ऑफ द पर्सन फॉर द टैक्स ईयर रिड्यूस्ड बिलो बाय द, नॉट बिलो जीरो, बल्कि इसको मैं 1 मिनट दें, इसको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लिखी हुई है आपके लिए, इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं। इसमें आप क्या करें, सेक्शन कितने और क्या होता है, सेशन कौन सा सेशन, 1.5 घंटे की भाई हमारी क्लास होती है, ठीक है। कहता है टैक्सेबल इनकम का मतलब ये होता है कि हर साल की इनकम, ये आज मैंने जो बेसिस बना ली है, ठीक है। कल से मैंने फिर इंशाल्लाह, कल से नहीं, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम कंपनी को कंप्लीट करके, ठीक है, फिर कॉर्पोरेट पे भी जाएंगे। मैं टाइम आप लोग का वेस्ट नहीं करना चाहता था, मैं ये नहीं चाहता था, आप लोग को ये भी पता है हमारी क्लास मंडे ट्यूसडे को होती है, तो हमने आज और कल क्लास, मतलब हम कहते हैं कि यार अगले मंडे ट्यूसडे को क्लास होगी, आज बुध है तो हम क्लास नहीं ले रहे। हमने कहा क्योंकि ब्लैकआउट की वजह से हमने क्लास नहीं ली थी, तो ये क्लास होनी चाहिए, ठीक है, डेट्स वाई हम यहाँ, और एसएससीपी का पोर्टल नहीं चाह रहा, तो हम ये भी बहाना नहीं मार सकते थे नहीं जी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको अगर आसान अल्फाज में मैं कहूँ, इसको मैं वर्ड में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि वहां पे आपको लिख के बताऊं, ये थोड़ा लीगल लैंग्वेज में ना शायद आप परेशान ना, उलझ ना जाए। सर आवाज नहीं आ रही। जी 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 बिल्कुल, मैं 1 मिनट आपके लिए वर्डिंग थोड़ी सी इंप्रूव कर रहा हूँ, ठीक है, और जो आपको मैंने पीपीटी भी भेजी है। अच्छा जी, ये देखें जी आप, ये नजर आ रहा है आप लोग को? टैक्सेबल इनकम, यस सर, क्लियर। taxable income of a person for a tax year shall be the total income of the person for the year reduced by, ये बैकर को छोड़ दें, ठीक है, मैं खुद इसको रखा हुआ है, बल्कि इसको हटा ही देता हूँ, reduced by the total of any deductible allowances। अब डिडक्टिबल अलाउंसेस क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूंगा, यानी कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो इनकम में से एग्जेम्प्ट करके हम फिर टैक्स बनाएंगे, उनको बोलते हैं डिडक्टिबल अलाउंसेस। कौन कौन से होते हैं, इसमें मैं मिसाल देता हूँ, ज़कात है, आपको कुछ डोनेशंस हैं, वो सारी चीज़ें आपको अलग से बढ़ाई जाएंगी कि ये चीज़ें डिडक्टिबल अलाउंसेस होते हैं। मैं अगर आपको अभी बताना चाहूँ तो चलें पोर्टल पे, आयरस पे जाके आपको डिडक्टिबल अलाउंसेस दिखा ही दे। वेट अवाइल जी, मैं आपको डिडक्टिबल अलाउंसेस पोर्टल पे दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए जी, ये हमारे डिडक्टिबल अलाउंसेस होते हैं, ठीक है जी।
आपको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से एक एक चीज़ पोर्टल के साथ लिंक करके ना हम साथ यहाँ उधर भी पढ़ाएंगे, फिर इधर आके पोर्टल में दिखाया करेंगे। ये लें जी डिडक्टिबल अलाउंसेस। ये जो डिडक्टिबल अलाउंसेस हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं? ये अभी कहाँ से मैंने खोले हैं, ये इसको चीज़ को परेशान नहीं होना, बस ये देखें डिडक्टिबल अलाउंसेस मैं आपको बता रहा हूँ। डिडक्टिबल अलाउंसेस में एक आती है ज़कात, ठीक है। एक आपका आता है वर्कर्स वेलफेयर फंड, जो कि कंपनियों के लिए होता है, ठीक है। ये इंडिविजुअल के लिए भी होता है, कंपनियों के लिए भी ज़कात होती है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन डेट, ये भी दोनों के लिए हो सकता है। एजुकेशनल एक्सपेंसेस, ये इंडिविजुअल के लिए होता है, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कितने बच्चों की फीस पे की, यानी कि ये वो चीजें हैं जो आपकी टोटल इनकम में से माइनस की जाती हैं। कहाँ पे लिखा हुआ है? ये आपके सामने मैंने सेक्शन जो 9 था आपको खोल के दिया था, इसमें ये देख लें। द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन फॉर द टैक्स ईयर रिड्यूस्ड बाय द टोटल ऑफ, टोटल से मुराद ये कि हो सकता है एक से ज्यादा डिडक्टिबल अलाउंसेज हो, तो उन सबको जमा कर लो। तो उसके लिए उसने कहा टोटल ऑफ एनी डिडक्टिबल अलाउंसेज ऑफ द पर्सन, ये पर्सन से मुराद ये है कि जिस बंदे की आप वो रिटर्न बना रहे हो फॉर द ईयर, ठीक है। गॉट इट? जी भाईजान, जी सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? तो मेरा ख्याल है कि हमने मोटी मोटी काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, हम इसको रिकैप करते हैं, ठीक है। आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। तो आपको बताते चलें कि हम स्टार्ट हुए थे सबसे पहले। जी रेज हैंड किया, आप पूछें, क्वेश्चन पूछें जी उसामा भाई। ये सैलरी वाली चीज़ें मैंने अभी 13,000 मैंने अभी करवाई नहीं है, इंशाल्लाह करवाऊंगा। आप वेट कीजिए, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, आप लोग खुद खुश होंगे जब आप साथ साथ चलेंगे ना, आपको आइडिया होगा कि हम कैसे चल रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने समझे कि मैंने आपको कुछ बढ़ाया नहीं है, सिर्फ पोर्टल मैंने आपका हल्का सा कल रजिस्टर्ड किया था, उसमें हमने एप्लीकेशन फाइल की थी। अब क्योंकि एक गैप आ गया अगली क्लास से, ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं अगेन कोशिश करूंगा कि अगली क्लास से पहले आपको आते साल पहले रिविजिट करवाऊंगा कि हमने ये काम किया था, फिर उसको कनेक्ट करवा के जब रिविजिट हो जाएगा तो देन आपको एक्सप्लेन करूंगा। और ये वाली चीज़ तो समझिए कि मैंने इसलिए करवाई है, टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है, कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स में क्या-क्या चीज़ शामिल है, सेल टैक्स में हल्की सी क्या चीज़ शामिल है, कानून कैसे बनता है, ठीक है, एसआरओ क्या है, सर्कुलर क्या है, ठीक है, एग्जम्पशन कंसेशन के बारे में हल्का-सा पढ़ा, ठीक है। फिर ये अलग-अलग क्यों रखी, ये पढ़ा हमने, ठीक है। फिर हमने ये हल्का-सा ये इस चीज़ को पढ़ा कि ये कंसोलिडेट करता है, पुराने कानून की कुछ चीज़ों को बाकी रखता है, ठीक है। ये वाली चीज़ पढ़ी थी। देन हमने, अल्लाह आपका भला करे, ये वाली चीज़ पढ़ी कि इनकम टैक्स का कानून लगता किस-किस बंदे पे है, इनकम टैक्स देना किस-किस बंदे ने है, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा था पर्सन क्या होता है, ठीक है। रिक्वेस्ट टू ऑल काइंडली डू द रेलेवेंट पर्सन, डू नॉट टाइम वेस्ट। अच्छा जी, कोई नहीं, आप क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आप खुल के जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वैसे तो पहले हम इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे हट के भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल कोई पर्सनल नेचर का क्वेश्चन है, तो आप मुझे पर्सनली भी अप्रोच कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई शैल गाइड यू, ठीक है। हाँ, देर-सवेर होती है भाई, मैं फौरी जवाब समटाइम अगर मसरूफ होता हूँ तो जवाब नहीं देता, ठीक है। ये सर वाला मैंने आज आज आपसे रब्ता किया था, वो नाम चेंज वाला तो वो हो गया सर, उनको मेल की थी, तो थैंक यू सर, आपका शुक्रिया अदा करना सर। अच्छा, चलें जी, बहुत शुक्रिया। आसान था, कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं नहीं, वो विद इन 2 आवर उन्होंने अपडेट कर दिया सर। चलें ग्रेट। सर बहुत शुक्रिया। जी भाईजान। सर मैं कल वाली क्लास नहीं ले सका ड्यू टू सम रीजन, तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर काइंडली शेयर कर देंगे ताकि मैं उससे थोड़ा सा जो है ना वो असन भाई समझ। असन भाई, जहाँ से आपको इसका लिंक मिला है ना इस क्लास का, उसी ग्रुप के अंदर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, एजुकेशनल एक्सपेंस अलाउंस में आप एजुकेशनल एक्सपेंस डिडक्ट कर सकते हैं? सारे नहीं मेरे भाई, डिडक्ट कर सकते हैं। अभी तो आपको चीज़ें, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। आप वो रेलिवेंट एक्सपेंस को जो जो चीज़ें पोर्टल आपको पूरा समझाऊंगा, कानून के साथ लिंक कर करके बताऊंगा, और वो 50 दफ़ा आपका कानून चेंज हो जाए ना, तो आप इतनी काबिलियत, कोशिश करूंगा कि इतने आप काबिल हो जाएं कि वो कल को आप खुद पढ़ सकें, ठीक है, चीज़ों को ढूंढ सकें। मैंने आपको यहाँ पे वो सिर्फ पोर्टल करवा करू के खाना पूरी नहीं करनी मेरा भाई। आप अगर यहाँ पे मेरे कोर्स में आए हैं तो आपको उस चीज़ का फायदा हो, ठीक है। और मैक्सिमम ये होगी कि जब आपका कोर्स एंड हो तो आप दिली तौर पे मुतमिन हो कि आई पेड, आई मतलब इतना हो गया कि मेरी मनी इन्वेस्ट हुई है, वो कोई वेस्ट नहीं हुई, ठीक है। हाँ, बस ये फ़ेवर किया करें, मैंने आपको कहा है कि नाम अपना रखा करें, मैं आप लोगों को ताकि प्रॉपर आपके नाम से बुला सकूँ। और
मतलब प्रॉपर ये होता है कि क्वेश्चन करें और म्यूट करें ताकि बाकी बंदे को इशू ना आए। तो कभी आपको कोई पर्सनली मतलब होता है कि यार ये वाली चीज़ मैं ग्रुप में पूछ लूँ, ग्रुप में आप पूछें, आपका ग्रुप अभी अलग बन जाएगा जो पेड स्टूडेंट होंगे, ठीक है? उसके बाद मतलब वो कॉलेज वाले बना देंगे। उसके बाद आप ज़ाती कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई काम इश्यू आता है, भाईजान जो अल्लाह ने थोड़ा-सा अदना सा इल्म दिया हुआ है तो इंशाल्लाह आपको वो वाली चीज़ भी शेयर करेंगे, ठीक है? आप कहेंगे ना सर ये इश्यू आ रहा है, अगर मुझे पता होगा फिर भी बताऊँगा, नहीं पता होगा फिर भी आपको बताऊँगा। आपको पता चल जाएगा कि यार सारी चीज़ें अल्लाह के हुक्म से, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ ना आए, नहीं भी आ रही, काम पकड़े मुझे कहें सर ये वाली चीज़ आई है, मुझे बताएँ मैंने कैसे करनी। सर सर एक और आपसे वैसे गुजारिश करनी थी कि ये जो एसआरओ जारी होता है जी, जी। और वो लगातार चलता रहता है, आप कह रहे थे कि साल के बाद वो खत्म हो जाता है, तो उसको कैसे फिर पता चलेगा कि ये साल के बाद तो खत्म, एक साल उसकी डेट ऑफ इशुएंस से लेकर वो किसको कैसे या पता उसका चलेगा? किसको सर कैसे पता चलेगा? सर फर्ज करें अभी इधर एक एसआरओ चल रहा था कि बिल्डिंग मटेरियल पे सेल टैक्स नहीं है, तो हुँ। वो एक साल से ज्यादा हो गया, 2019 का है, तो वो अभी भी चल रहा है, तो वो उसको कैसे हम चेक करेंगे कि ये खत्म हो गया या फिर इसका कोई नया आया? सर इसके लिए ना बेसिकली आप एफबीआर की वेबसाइट पे ना मैं आपको चलो थोड़ा-सा वेबसाइट को भी हम ना खोलते हैं, 1 मिनट रुको। थोड़ा-सा ना मैं आपको ये बता दूँ, आई एम नॉट द गाय कि जो आपको रट्टे मरवाए। मैं आपको ना थोड़ी चीज़ें बताई हैं, आई वांट टू मेक द फाउंडेशन, ठीक है? जब आप 2-3 क्लासेस में मेरे साथ चल लेंगे ना, शायद आपको कहीं और से ये चीज़ देख के मज़ा भी ना आए। आप कहेंगे यार ऐसे नहीं, ये तो चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ठीक है? ये आप खुद बताएँगे मुझे। बस गिव मी टाइम कि आपको आइडिया हो जाएगा 2-3 क्लासों में कि यार हम किस ट्रैक पे चल रहे हैं। ये देखिए मेरा भाई, अभी एक साहब ने मुझे कहा जी आप ये वाला कानून भी हमें शेयर कर दें। हालाँकि ऐसी चीज़ें आप मुझसे सीखें कि आप खुद ढूँढें। तब आम सर के कान अच्छे तो नहीं लगा। आपने तो समा भाई मुझे वादा किया हो ना खाना खिलाने का, मैं देख रहा हूँ कब आप खाना खिलाने मुझे आएँगे। अच्छा जी, ये एफबीआर की सर मेन ये वेबसाइट। दूसरा था, मैं सरदार का हूँ, वादे वाला। अच्छा ये और हैं, अच्छा आप और हैं, अच्छा। अच्छा वादे वाले हैं, अच्छा। सरदार साहब वो बेसिकली आपकी आवाज़ आप म्यूट काइंडली करें ही ना, आप वो अनम्यूटेड रखें अपने आप को। मेरा मतलब ये है कि आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आपकी नेट का कोई इतना मसला है कि बार-बार डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है? आप मैसेज करके बताएँ हमें, आपका नेट बहुत स्लो है। ये आपकी जी एफबीआर की मेन वेबसाइट है। इंटरेस्टिंगली अगर आपने कोई भी कानून ढूँढना होगा, ठीक है? मिसाल के तौर पे कोई एक्ट ढूँढना होगा तो यहाँ पे आप एक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। कोई ऑर्डिनेंस ढूँढना है तो ऑर्डिनेंस पे क्लिक कर सकते हैं। रूल ढूँढना है तो उस पे कर सकते हैं। सर्कुलर ऑर्डर्स वगैरह इश्यू करने ढूँढने हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। एसआरओ ढूँढना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, अभी एक साहब कह रहे थे एसआरओ का, मेरे ख्याल डॉक्टर साहब ने पूछा था, प्लीज़ पेंट ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल ये होता है शुएब भाई, अगर आप नॉर्मल से स्पेशल टेक्सचर में जाएँ या स्पेशल से नॉर्मल में जाएँ। दरमियान में कोई ऐसा टाइम आएगा, मैंने आपको कहा था, मिसाल के तौर पे अगर मैं चल रहा हूँ, अल्लाह भला करे नॉर्मल टैक्स ईयर पे, मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर 30 जून 2022 पे खत्म हुआ है और अभी मैं चाह रहा हूँ कि मेरा टैक्स ईयर स्टार्ट हो अगला जनवरी 1 2023 से और खत्म हो 31 दिसंबर 2023 पे, ठीक है? तो मुझे ये बताएँ कि जो 1 जुलाई 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 है, तो उसकी 6 माह की रिटर्न मुझे सबमिट नहीं करनी चाहिए? एफबीआर हमें माफ़ी देगा? एफबीआर कभी माफ़ी नहीं देगा। तो उस 6 माह की रिटर्न को जो फाइल करना है, उसके लिए हम कहते हैं कि ये रिटर्न फाइल होगी वाया ट्रांज़िशनल टैक्स ईयर, ठीक है? आप काइंडली ऐसे एरिया को दोबारा रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं। अच्छा एसआरओ नोटिफ़िकेशन पे आपने क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो इनकम टैक्स के जितने वो एसआरओ इश्यू हुए हुए हैं, मेरे भाई ये सारे आ गए। अच्छा इसमें इंटरेस्टिंगली आप देखें तो मैं इनकम टैक्स पे अगर क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे सामने ये वाले आ गए, ठीक है? आप उस एसआरओ को यहाँ पे सर्च करें, ठीक है? तो आपको वहाँ पे नॉर्मली पता भी चल जाता है। ये देखो जिस एसआरओ में अमेंडमेंट हो रही होती है, जिस डेट को हो रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं मेरे भाई। जो रिस्काइंड हो गया होगा उसका भी आ रहा होगा कि ये रिस्काइंड हो चुका है। रिस्काइंडेड कह लें, रिसाइंडेड कह लें, कुछ भी कह लें, मतलब कैंसल हो चुका है, वो भी आ रहा होगा। तो मेरे भाइयों ये इतना आसान-सा है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, चीज़ों को खुद थोड़ा-सा ढूँढने की कोशिश किया करें। एक मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को ढूँढना है तो मैं ऑर्डिनेंस पे क्लिक करूँगा। क्लिक किया तो यहाँ भी ऑटोमैटिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये लिखा हुआ आ रहा, क्लिक कर दें। जो ही मैंने क्लिक किया ये फर्स्ट नंबर पे जो आ रहा है इसको डाउनलोड कर लें।
ठीक है, तो आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो गया, इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, और यार अच्छा अब्दुल्ला आदिल भाई, आप 114 एक पूछ रहे हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। इंटरेस्टिंगली मेरा ख्याल है कि बस आपको नोटिस आ गया, आपने कहा बस ठीक है नोटिस आ गया। क्या आपने 114 ए को पढ़ा भी? 114 ए है क्या? ठीक है, 114 का मतलब जो सबसेक्शन 1 है ए, 114 का ए तो है ही नहीं मेरे भाई। 114 का जो 1 है उसका आगे ए है, उसमें भी ये फॉल नहीं करता। आप काइंडली चेक करें। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी मैं आज से बात कर रहा हूँ सर। जी सर। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हूँ, ये जो टोटल इनकम है और टैक्सेबल इनकम है, जी इसको काइंडली थोड़ा सा दोहरा दें, इस पर रोशनी थोड़ा बल्ब बात लगा दो इस पे करें। सर, बल्ब लगाओ। हेलो, जी जी मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दें कि जी 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 टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम दोनों में डिफरेंस क्या है। जी 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 सर, थैंक यू। आपकी एग्जेम्प्ट इनकम, आपकी टैक्सेबल इनकम, कुछ एग्जेम्प्ट इनकम होती है। मैं मिसाल देता हूँ, एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है, सैलरी इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, जी अगर सर। मैं एग्जेम्प्ट इनकम एंड टैक्सेबल इनकम दोनों को ऐड अप कर लूँ, यार मुझे ना वो सॉल्व दे दो। अगर मैं एग्जेम्प्ट इनकम एंड टैक्सेबल इनकम दोनों को ऐड अप कर लूँ तो मैं कहूँगा ये मेरी टोटल इनकम है। ठीक है, लेकिन ऐसी इनकम जिस पे सिर्फ टैक्स देना है, जिस पे टैक्स पेबल मेरा बनता है, उसको कहेंगे ये टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो टोटल फॉर एग्जाम्पल उसका पूरे साल का टर्नओवर है जी जी 50 लाख 60 लाख करोड़ 2 करोड़ जो भी है, वो तो नहीं है टोटल इनकम। नहीं नहीं सर, ये देखें, टोटल इनकम मीन्स योर इनकम अंडर ऑल द हेड्स ऑफ इनकम, एदर इट्स टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। वो टैक्सेबल हो, वो एग्जेम्प्ट हो, उनका टोटल करो, जो टोटल आएगा उसको मैं मतलब ना इस चीज़ को ना हम इंशाल्लाह आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अभी मेरे पास वो पीपीटी है लेकिन दूसरे लैपटॉप में है, मैं शायद कोशिश जी करूंगा उसको शेयर भी कर दूं। मैं जी आपको बता रहा हूँ ना, आप अपने आप को देखें। आप सैलरी इनकम भी लेते हो, जी आप जहाँ पे पास सैलरी के अलावा कहीं से एग्रीकल्चर इनकम भी है, तो आपकी जी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्ट इनकम है, आपकी सैलरी इनकम आपकी टैक्सेबल है। और मैं दोनों को ऐड करूंगा, मैं कहूंगा मेरी टोटल इनकम है ये। लेकिन अगर सिर्फ सैलरी इनकम को देखूं, मैं कहूंगा ये टैक्सेबल इनकम है। यानी कि टैक्सेबल इनकम ऐसी है जिसमें एग्जेम्प्ट इनकम शामिल है नहीं होती। नहीं ठीक होती, है। ठीक है। ठीक है, और टैक्सेबल अच्छा इनकम होती है जिसका टैक्स देना होता है। जी ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो बिजनेस चला रहे हैं जो लोग, जी उनकी जो टोटल जो आमदनी है, क्या वो जो इनकम हम उसको कहेंगे जो नेट प्रॉफिट है। नहीं सर, इनकम सेक्शन 2 सब सेक्शन 29 डिफाइन करता है, बहुत ही ब्रॉडर डिफाइन करता है। जी इनकम का मतलब होता है ग्रॉस रिसीट्स। जो आप कह रहे हैं ना उसको प्रॉफिट कहते हैं, जो चीज आप बोल रहे हैं। ठीक है, मैं सर वही एक्सपेंसिव कह रहा हूँ, रहता है। नेट प्रॉफिट है जो। नहीं, उसको इनकम नहीं बोलते होते, उसको प्रॉफिट बोलते होते हैं। इनकम का मतलब ये होता है जितने आपको पैसे मिल गए ना। तो यानी टैक्स कि तो उसी के ऊपर चार्ज होता है ना जब हम रिटर्न सबमिट करते हैं। नहीं तो जो वो नेट सारे प्रॉफिट नहीं होता है वो आपका, नहीं उसको वो नहीं टैक्सेबल इनकम ट्रीट नहीं नहीं करता है। अभी इसको भी होल्ड करके रखें, जो करंट आज का सेशन है उससे रखें क्वेश्चन को। उसकी वजह ये है कि आपने कंसेप्ट जो है ना वो थोड़े खराब किए हुए हैं। ठीक है, ये इंशाल्लाह इसको करेक्ट करेंगे तमीद बांध के। ठीक है, जी ठीक हो गया सर, ठीक हो फिर गया, वो ओके। खाना पूरी नहीं ना करनी, मुझे मजा नहीं आता यार फिर। जी जी, नहीं आज एक्चुअली ये डिस्कस हुआ है ना टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम, इस नहीं नहीं वजह वो से मैं मैं। मैं डिफाइन करूँ। जी प्लीज, ठीक ठीक है, थैंक यू सर। भाई किसी का क्वेश्चन है कोई? सर अस्सलाम वालेकुम सर, ये पूछना था कि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो ये जैसे 236 के और 236 सी बाद में इंसर्ट हुए हैं, तो ये एसआरओ के थ्रू होते हैं या इसके लिए प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से अमेंडमेंट नहीं नहीं आती नहीं है लॉ में? नहीं सर, ये फिस्कल लॉ के जरिए प्रॉपर अमेंडमेंट ला के लाई जाती है। जब सेक्शन में चीज आती है वो एसआरओ के जरिए नॉर्मली नहीं आती है नॉर्मली। मैं स्पेशली तो इनकम टैक्स लॉ की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक सर, है, यानी मीन केस में प्रॉपर अमेंडमेंट आती है या प्रॉपर रेट्स जो बढ़ते हैं कम फाइनेंस, जी जी प्रॉपर फाइनेंस एक्ट के जरिए सर, फाइनेंस थ्रू थ्रू फाइनेंस एक्ट, यानी एनुअली जो फाइनेंस एक्ट आता है उसके जरिए ये अमेंडमेंट आती है रेट्स में ऊपर नीचे एनुअली हो की। या वो मिनी बजट हो, सप्लीमेंट्री बजट जिसको कहते हैं। बाज़ औक़ात रेट अप डाउन हो जाते हैं, जैसे कभी एग्जेम्पशन लिमिट ऊपर नीचे कर दी जाती है, कभी 12 लाख हो जाती है, कभी 6 लाख, कभी ये एग्रीकल्चर सर 4 वाया लाख फाइनेंस तक एक्ट होती एग्जेम्प्ट। है। ठीक है सर, थैंक यू ठीक वेरी है मच। सर, थैंक यू। थैंक यू। जी भाई, मेरा ख्याल है कि आप लोग के पास मजीद क्वेश्चन नहीं है। ठीक है,
तो फिर मुझे आप इजाज़त दीजिए। नहीं, एक क्वेश्चन आया सर, FBR के पोर्टल पे टैक्स और सैलरी के लिए अपडेटेड रेट्स मिल जाते हैं? जी उसामा बिन अहमद, आप यार कसम से ना सारी रात ही सुनाई, सुबह फिर वही रोने वाली बातें। मैंने आपको कहा है लेटेस्ट ऑर्डिनेंस क्यों नहीं डाउनलोड करते? उसके अंदर फर्स्ट शेड्यूल में जाके आज को वही तो आपको बढ़ाया है, आप खुद उससे रेट निकालें। कैसी बातें कर रहे हो मेरे दोस्त? मैं आपको खुद भेज सकता हूँ लेकिन नहीं भेजूंगा, ताकि आप खुद ढूंढें, मेहनत करें, ताकि आप प्योर हों, तब आप पॉलिश होंगे। और सारी चीजें मुझसे पूछते रहेंगे तो फिर मतलब पूछें सही, फिर सर्च करें, फिर तो आप वो हलवा बना बना खाने वाले लोग हैं। मैं तो आपको इस तरह चाहता हूँ कि आप खुद आगे जाएं, ठीक है? इजाजत है जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत सर मेहरबानी। सर कल आपने कहा था कि वो कंपनी के बारे में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने एक टास्क दिया था, जी जी। वो हमने मुकम्मल किया है, लेकिन वो पोर्टल शायद काम नहीं कर रहा अभी। नेम चॉइस के ऊपर ईमेल नहीं आई हमारी। अच्छा, वो सर ना तो पोर्टल नहीं काम कर रहा था, इसलिए तो हमने क्लास की आज मोड़ दी ठीक है, कॉर्पोरेट से ठीक इनकम टैक्स की तरफ, ठीक है? है। रिक्वेस्ट है कि सर जब भी आप क्लास शुरू करें कोई उसका एक रिव्यू जरूर दीजिएगा हमें, जहाँ तक आपने कराया था कि हम आगे खुद नहीं कर नहीं, सकें वो उनसे। मैं करवाऊंगा सर, कनेक्ट करवाऊंगा। जी मुझे खुद अधूरा लगेगा, मुझे तो यकीन करें आवाजारी होती है। मैं कहता हूँ मैं ऐसे अचानक से शुरू कर दूं अगली क्लास में, तो मुझे खुद मजा नहीं आएगा, ठीक है? ठीक सर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।